वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। फू शेंघाई के चेहरे पर गंभीर भाव थे। जब तुमने सुन ही लिया है तो मैं छिपाऊंगा भी नहीं। सिद्धार्थ वर्धन ने हद पार कर दी है और उसे उचित दंड मिलना चाहिए। अगर कोई और आदमी ये शब्द कहता तो जानवी को लगता कि वह डींग मार रहा है, लेकिन अगर फू शेंघाई ने कहा तो जानवी को लगा कि वह गंभीर है। फू शेंघाई, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, भले ही मैं जहीर खान से शादी न करूं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसके दृढ़ शब्द चोट पहुंचाने वाले थे और काफी होश में लाने वाले भी थे। उसने सोचा कि फू शेंघाई गुस्सा होंगे। अगर गुस्सा नहीं भी हुए तो कुछ तो नाराज होंगे। अप्रत्याशित रूप से वह बस शांति से मुस्कुराया, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इतना काफी है कि मैं तुम्हारे प्रति सच चा और दयालु होने में ईमानदार हूँ। जानवी, ठीक है, उसने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था और अपना धन्यवाद भी दे दिया था। अगर फू शेंघाई जिद्दी बने रहे तो यह उसकी समस्या नहीं थी। जय मिहिर की तबीयत अब कैसी है? उद्धरण चिन्ह। जब जय मिहिर का जिक्र हुआ तो जानवी की आंखों में एक अचूक कोमलता आ गई और उसका पूरा शरीर मातृत्व की आभा से दमक उठा। वह ठीक हो रहा है। अगर फू शेंघाई न होते तो वह बच्चे को इतनी जल्दी वापस न ला पाती और न ही उसे अपने चौथे भाई के बारे में कोई खबर मिलती। सब सोचने के बाद जानवी ने माफी मांगी, मैं पहले हद से बाहर चली गई थी, मैं माफी मांगती हूँ। मैं थोड़ी तीखी बोल गई और इससे शायद तुम्हें चोट पहुंची हो। मुझे बस डर है कि तुम मैं कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। तुम्हें डर है कि मेरी दयालुता के पीछे कुछ शर्तें जुड़ी हैं कि मैं किसी दिन तुमसे किसी चीज की उम्मीद कर सकता हूँ, है ना? मैं नहीं करूंगा। फू शेंघाई की सहानुभूति ने जानवी को और भी शर्मिंदा कर दिया। उसने अपनी बाह पर रखे बड़े हाथ पर एक त्वरित नजर डाली और धीरे से उसे हटा दिया। फू शेंघाई शर्मिंदा नहीं हुए और वह सज्जनता से मुस्कुराए, माफ करना, मैंने सीमा लांघ दी। जानवी शर्मा गई और कुछ सामानों की ओर इशारा किया, ये आभार के प्रतीक के रूप में तुम्हारे लिए है। मैं जानती हूँ कि यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब मेरे बच्चे का 100वां दिन होगा तो मैं निमंत्रण व्यक्तिगत रूप से पहुंचाऊंगी। आज के लिए मैं पहले निकलती हूँ। जानवी जल्दी से चली गई। श्याओली सचिव व्यवस्था करने में मदद करने के लिए बाहर आया। मैं बता सकता हूँ कि सुश्री जानवी का व्यवहार आपके प्रति बेहतर हो रहा है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही आप उनका दिल जीत लेंगे। फू शेंघाई ने अपने अंगूठे पर पड़ी अंगूठी को रगड़ा और मुस्कुराए, जल्दी नहीं है, ये तो गर्म पानी में मेढक को उबालने जैसा है। उन्होंने अंगूठी उतार दी। क्लिक। उन्होंने उसे थपथपाया और अंगूठी के अंदर से कुछ महीन धूल बाहर निकली। उन्होंने अपना फोन निकाला और उस पर एक संदेश देखा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के लगभग तुरंत डिलीट मिटा का बटन दबा दिया। जैसे ही जानवी अस्पताल से निकली, वांग का फोन आया। मालकिन, डॉक्टर की जांच और इलाज के बाद भी मासी जानकी अभी तक नहीं उठी है। मैं अभी जाती हूँ। जानवी ने फोन काट दिया और सीधे अस्पताल पहुंची। अस्पताल में मासी जानकी एक अस्पष्ट रूप से पीले चेहरे के साथ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। लगभग पारदर्शी लग रही थी, बस मुश्किल से जिंदगी से चिपकी थी। डॉक्टर ने आह भरी, मरीज के शरीर में 7 जगह फ्रैक्चर, टूट और चोटें हैं, सबसे गंभीर चोट दिमाग में है। ये गिरने या किसी कठोर वस्तु के प्रभाव से होना चाहिए। यदि समय पर इलाज नहीं किया जाता तो रक्त के थक्के जम जाते और वह अपनी जान गंवा देती। वांग ने साहपूर्वक अनुमान लगाया, ये हत्या होनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर प्रतिशोध। अन्यथा गर्दन और पेट में चोटें नहीं लिखती। जोर को देखते हुए व्यक्ति का इरादा उन्हें मारने का था। जब ये शब्द कहे गए तो जानवी ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। एक नौकरानी को कौन मारेगा? जानवी मासी जानकी को अच्छी तरह जानती थी। जब वह सिद्धार्थ वर्धन के पैतृक निवास और विला में थी तो मासी जानकी उनका पीछा करती थी और उनकी देखभाल करती थी, अक्सर सिद्धार्थ वर्धन को उनके साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए समझाती थी। इतनी दयालु व्यक्ति, जिसे आखिर कौन मरा हुआ देखना चाहता था। इसकी जांच करवाओ। यदि आवश्यक हुआ तो जानवी मासी जानकी के लिए न्याय की मांग करेगी। उसे कभी किसी का एहसान पसंद नहीं था। इस बार वह इसे एहसान चुकाना मानेगी। वांग खुद को सिर हिलाने से रोक नहीं पाया। मालकिन, आपने आखिरकार सिद्धार्थ वर्धन के परिवार से नाता तोड़ लिया है, इसलिए अब पैतृक निवास के मामलों से निपटना हर तरह से अनुचित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे सिद्धार्थ वर्धन निश्चित रूप से सतर्क हो जाएगा। पिछली गलतफहमियां अभी सुलझी नहीं है और अब अगर वह सचमुच डर रहा था कि जानवी फिर से मुसीबत में फंस जाएगी। जानवी हिचकिचाए, खांसी खांसी खांसी। मासी जानकी जाग गई और जानवी को देखकर तुरंत उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी मदद करो, मालकिन जानवी, मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह। जानवी तुरंत पास गई और उनका हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा दिया, चिंता मत करो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझे बताओ।
चंचल, नौकरानी यशवंती को पागल करने में चंचल का हाथ था, जिसने किसी से यशवंती को ड्रग्स दिलवाई थी। तो बात ऐसी थी। जानवी गुस्से से आग बबूला हो गई, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। मासी जानकी रोने लगी, आपको पुराने मालिक को बचाना होगा, निदेशक सिद्धार्थ वर्धन को बचाना होगा, नौकरानी यशवंती को बचाना होगा। चंचल बहुत भयानक है, वह दुर्भावनापूर्ण है, वह चीन में भी लोगों को मारने की हिम्मत रखती है। कानूनहीन, तुम्हें कैसे पता? मासी जानकी की घबराहट की तुलना में जानवी बहुत शांत थी। उसने एक फोन किया और मैंने सुन लिया। उसने किसी को यशवंती को बिना कोई निशान छोड़े खत्म करने के लिए भी कहा। मुझे संदेह है कि पुराने मालिक का ऊपर से गिरना भी उसी का किया धरा है। उद्धरण चिन्ह, ज्यादा बोलने के कारण मासी जानकी को फिर से खांसी आने लगी। ठीक है, तुम्हें आराम करना चाहिए और ठीक होना चाहिए। जब तुम बेहतर हो जाओगी तो हम फिर बात करेंगे। नहीं, मुझे डर है कि मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं उद्धरण चिन्ह, खांसी खांसी खांसी, फूंक। मासी जानकी ने खून का एक घूंट खांस दिया और बेहोश हो गई। डॉक्टर, जानवी ने बाहर की ओर चिल्लाया। डॉक्टर तुरंत अंदर आए और पुनर्जीवन शुरू कर दिया। अच्छा नहीं, मरीज के दिल ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। आप सब जल्दी करो। अराजक दृश्य, कुछ मेडिकल कर्मचारी मासी जानकी को बचाने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। मासी जानकी लगातार खून उगल रही थी। ये भयानक लग रहा था। वान को डर था कि जानवी इसे सहन नहीं कर पाएगी। मालकिन, डॉक्टर यहाँ है। जीवन और मृत्यु भाग्य में लिखे हैं, धन और सम्मान भगवान की देन है, तुम्हें ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। वह मर जाएगी, है ना? उसकी आवाज अत्यंत शांत थी, लेकिन इस शांति के नीचे बहुत ज्यादा दबा हुआ गुस्सा और आग थी। हाँ, वांग ने सिर हिलाया। वह दवाई नहीं जानता था, लेकिन मासी जानकी बुजुर्ग थी और बुरी तरह घायल थी। खून की उल्टी की उनकी हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उनके अंगों में समस्याएं आ रही थी, और आमतौर पर ऐसे लक्षणों के साथ अनुभव के आधार पर वह शायद नहीं बचेंगी। जानवी ने अपना मुंह ढक लिया, जोर से रोना नहीं चाहती थी। उसने अपनी भावनाओं को दबाया और दीवार का सहारा लेकर बाहर निकल गई। एक नर्स ने भागकर सूचित किया, क्षमा करें, मरीज ने पूरी तरह से महत्वपूर्ण संकेत खो दिए हैं। आधिकारिक तौर पर मृत घोषित। मृत्यु, एक महिला जो उसके लिए इतनी अच्छी थी, उसने अभी अभी उसकी आंखों के सामने अपनी जान गंवा दी। जानवी ने वापस मुड़कर एक गहरी नजर डाली, अपने आंसू रोक नहीं पाए। चंचल कमरे में टहल रही थी। कंबल शांगफू, तुम बेहतर हो कि मुझे अपनी कोई गंदगी न पकड़ने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने पहले बलदेव को बेरहमी से पीटा, उसे पहचान से परे प्रताड़ित किया, और अब उसने उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे वह नफरत से दांत पीस रही थी। लेकिन उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। जिस बात ने उसे ज्यादा चिंतित किया वह मासी जानकी थी। बीप बीप, अपने फोन पर संदेश देखकर उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। ये काम कर गया। हा हा हा। चंचल खुशी से झूम उठी और दरवाजे की ओर चिल्लाए, अरे, मैं निदेशक सिद्धार्थ वर्धन से मिलना चाहती हूँ, तुम लोग मुझे जाने दो, नहीं तो मुझे अशिष्ट होने के लिए ओश मत देना। शांगफू लोगों को अंदर ले आया। 6 फुट 2 इंच से अधिक की ऊंचाई, चौड़े कंधे और एक मीनार जैसा ठोस डील डॉल, जगह विशेष रूप से संकरी नहीं थी, फिर भी तुरंत ही दम घोंटने वाली और दमनकारी भावना पैदा हुई। शांगफू, अगर तुम जानते हो कि किसमें तुम्हारी भलाई है, तो मुझे तुरंत बाहर निकालो। मैंने जो नहीं किया, वह मैं स्वीकार नहीं करूंगी। भले ही निदेशक सिद्धार्थ वर्धन को मुझ पर शक हो, मुझे अभी भी अपना नाम साफ करने का मौका मिलना चाहिए, है ना? मुझे यहाँ बंद रखने का तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये कैद है? शांगफू ने अपनी गर्दन मरोड़ी, जिससे कड़क की आवाज आई। चंचल स्पष्ट रूप से तनाव में दिखी। क्या? मशहूर चंचल डर गई। शांगफू ने ठंडी मुस्कान के साथ ताना मारा, उसकी पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए। इससे चंचल में भयंकर गुस्सा भड़क उठा। आखिरकार वे दोनों ताकत में मेल खाते थे, वो उससे कैसे डर सकती थी? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि ये सभी साल व्यर्थ रहे थे? तुम बकवास कर रहे हो। चंचल ने एक गहरी सांस ली, सिद्धार्थ वर्धन को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ, नहीं तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष मत दें। तुम अशिष्ट होने की योजना कैसे बना रही हो? सिद्धार्थ वर्धन अपने कंधों पर एक सूट जैकेट लटकाए हुए अंदर आए। उनके तेज और सुंदर चेहरे पर नीली काली दाढ़ी के कुछ फूंक थे, जो बिखराव का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से मर्दाना लग रहे थे और अपार यौन तनाव उत्सर्जित कर रहे थे। चंचल अनैच्छिक रूप से निगल गई। हालांकि उसने अनगिनत पुरुषों को देखा था, केवल सिद्धार्थ वर्धन की अनूठी आभा ने उसे इतना आकर्षित किया कि उसकी आंखें उनसे हट नहीं पा रही थी। निदेशक सिद्धार्थ वर्धन, इसका क्या मतलब है? मुझे यहाँ रखने का मतलब है कि आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। आप मुझे सजा देना चाहते हैं। वह दयनीय ढंग से सिसकी, मासी जानकी को खोजने के लिए गुप्त द्वार के लोगों का उपयोग करने के बजाय, क्या हम उस काम के लिए सबसे अच्छे नहीं होंगे? उद्धरण चिन्ह, उसकी उंगलियों का सिरा उस आदमी की दृढ़ छाती पर दबा, और उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया।
अगर वह उसे बिस्तर तक ले जा पाती तो पता नहीं वह किस तरह का मजेदार अनुभव होता। वह कमबख्त जानवी इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है फिर भी भागने के बारे में सोच रही है, उसे सचमुच कोई अंदाजा नहीं है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से आराम करने के लिए कहा था और अपने आसपास के उन संदिग्ध लोगों से दूर रहने के लिए। चूंकि तुम मेरे साथ हो, जो कुछ भी बेईमान है उससे छुटकारा पाओ। उनके गूंजते हुए शब्दों से चंचल की आकर्षक मुस्कान जम गई। छुटकारा पाना, बलदेव का जिक्र कर रहे हैं। आखिरकार तुम्हारा दर्जा असाधारण हो जाएगा। तुम भविष्य में दूसरों के सामने अपना सिर ऊंचा न रख पाओ, ऐसा नहीं चाहोगी, है ना? सिद्धार्थ वर्धन ने उसकी ओर अपनी भौहें उठाई। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति ने उसका सिर सोचने में असमर्थ बना दिया क्योंकि उसने अनजाने में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ वर्धन ने अपने होठों पर खींचा, क्या तुम नहीं जा रही थी? तुम अभी तक क्यों नहीं गई? शांग फू एक तरफ हट गया। चंचल ने जाते समय उसे नफरत भरी नजर डाली। अचानक याद आया, निदेशक सिद्धार्थ वर्धन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मासी जानकी को खोजने की जिम्मेदारी लूंगी। सिद्धार्थ वर्धन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसके जाने के बाद यशवंत आगे बढ़ा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह? सिद्धार्थ वर्धन की आंखों में एक तीखी चमक आई। मुझे डर है कि उसके अलावा कोई और मासी जानकी को उससे जल्दी नहीं ढूंढ पाएगा। यशवंत ने अपनी हीनता स्वीकार की। क्या तुम योजना बना रहे हो कि टिड्डा मेंटिस को पकड़े जबकि ओरियोल पीछे इंतजार करे? वह अपनी जान थपथपाने जितना उत्साहित हो गया। मैं अभी चंचल पर नजर रखने के लिए किसी को भेजूंगा। जैसे ही हमें मासी जानकी दिखेंगी हम तुरंत उन्हें वापस ले आएंगे। चंचल बाहर निकली और संयोग से बलदेव को जहां रखा गया था वहां से गुजरी। बलदेव ने अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष किया, खिड़की पर खून के हाथ के निशान छोड़े, लगातार खटखटाता रहा, चंचल से उसे ले जाने की भीख मांगता रहा। शांग फू पूरी तरह से भयानक था। कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह भूतिया अवस्था में प्रताड़ित किया जाएगा। चंचल ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। अचानक सिद्धार्थ वर्धन के शब्दों को याद करते हुए, तुम्हारा दर्जा असाधारण हो जाएगा। तुम भविष्य में दूसरों के सामने अपना सिर ऊंचा न रख पाओ, जिससे तुम्हें दूर हो जाना चाहिए। उससे दूर हो जाओ, दूर हो जाना। चंचल ने खुद से बुदबुदाया। वह ठंडेपन से मुड़ी और चली गई। बलदेव ने दरवाजे को पागलों की तरह पीटा। राज रखने के लिए उसने अपनी जीभ काट ली थी, केवल अपनी प्यारी महिला से विश्वासघात का सामना करने के लिए। चंचल वह कराह उठा, घूरते हुए चाह रहा था कि उसकी आंखों से आग निकल सके। भले ही उसे कितना भी शारीरिक दर्द महसूस हो रहा हो, विश्वासघात की भावना ने फिर भी बलदेव को बाहर भागना, बाहर की महिला को मारना और उसके साथ नष्ट हो जाना चाहा। शांग फू ने उसे घसीट लिया। तुम क्या कर रहे हो? अपनी खुद की स्थिति को देखो। तुम और मालकिन चंचल अब दुनिया से अलग हो। वह भविष्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पत्नी बनने वाली है और तुम अंधेरे में दुबके हुए बस मर जाओ। बलदेव डर से घूरने लगा। उसका 6 फुट से अधिक का विशाल शरीर असहाय होकर जमीन पर फिसल गया। क्या तुम बताना चाहते हो कि तुम्हें मारने के लिए मैंने किसका आदेश माना? शांग फू ने सिर झुकाया, बलदेव के चेहरे को चाकू की नोक से थपथपाया, व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए। बलदेव ने जोर से सिर हिलाया, डरे हुए। क्या तुम हमारे साथ सहयोग करना चाहते हो? शांग फू ने एक परेशान अभिव्यक्ति दिखाई। बलदेव तुरंत घुटनों के बल बैठ गया, निराशा में फर्श पर अपना सिर पीटता रहा। हाँ, शांग फू ने ठंडी मुस्कान के साथ अपने होठों को घुमाया। अगर तुम सहयोग करना चाहते हो तो वह भी संभव है। अपनी ईमानदारी दिखाओ। आखिरकार हम एक ही काम में हैं, तुम्हें पूरी तरह से कुचला नहीं जा सकता। तुम जीते हो या मरते हो, ये निदेशक सिद्धार्थ वर्धन पर निर्भर करता है। अध्ययन कक्ष में साफ सुथरे बलदेव को अंदर धकेला गया। उसका शरीर कई पट्टियों में लिपटा हुआ था, भयानक लग रहा था। सिद्धार्थ वर्धन ने उन फाइलों को एक तरफ रख दिया जिन पर वह काम कर रहे थे, अपनी आंखें उठाईं और उस पर एक नजर डाली। बलदेव सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, उंगलियों से बेतरतीब ढंग से इशारा करते हुए। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। सिद्धार्थ वर्धन ने उसे एक नोटबुक और एक कलम फेंक दी। बलदेव ने लिखा, निदेशक सिद्धार्थ वर्धन शायद नहीं जानते, चंचल ने तुम्हें धोखा दिया। वह कोई मासूम लड़की नहीं है, वह गुप्त द्वार के हर शीर्ष विशेषज्ञ के साथ रही है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यशवंत ने उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। ठीक से बोलो, तुम्हें ये कहने के लिए किसने कहा? वह निदेशक सिद्धार्थ वर्धन को कैसे हरा टोपी पहनाने की कोशिश कर सकता है? क्या उसे लगता है कि निदेशक सिद्धार्थ वर्धन को उसकी ईमानदारी के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए? इस आदमी को गुप्त द्वार में केवल बल का प्रयोग करते हुए इन सभी वर्षों में अपने दिमाग का उपयोग करना भूल गया होगा। बलदेव ने विनम्रता से सिर हिलाया और लिखना जारी रखा। हमारे नेता की पूरी संपत्ति चंचल द्वारा नियंत्रित है। गुप्त द्वार की कमी के बारे में उसकी बात तुमसे झूठ है। यशवंत ने सिद्धार्थ वर्धन पर एक नजर डाली, उनकी आंखों में अधीरता की एक झलक देखी। उसने तुरंत चिल्लाया, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए और शब्द नहीं है? अगर तुम्हें केवल ये विवरण ही बताने हैं तो तुम्हारा कोई मूल्य नहीं बचा। शांग फू ने दरवाजा खोला और अंदर आया।
शांग फू को देखकर बलदेव का पूरा शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से लिखा, चंचल के पास दवाओं का एक बैच है जो लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। मनोविज्ञान के साथ वह लोगों को पागल कर सकती है। नौकरानी यशवंती उसका काम थी। जैसा कि अपेक्षित था, यशवंत ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, गुस्से से कांप रहा था। नौकरानी यशवंती, इतनी अच्छी इंसान, वह ऐसा कैसे कर सकती थी? यशवंत की प्रतिक्रिया देखकर बलदेव जानता था कि यह जानकारी उसकी जान बचा सकती है। सिद्धार्थ वर्धन ने अपनी उंगलियों को मेज पर हल्के से थपथपाया। आवाज भारी थी। उसने अपने होठों को खींचा, फिर पूछा, इसके अलावा क्या चंचल के पीछे कोई और है जो उसकी मदद कर रहा है? उसके पीछे लोग। बलदेव ने इस पर विचार किया, फिर सिर हिलाया। यशवंत उलझन में था। निदेशक सिद्धार्थ वर्धन, क्या आपको संदेह है कि चंचल का कोई समर्थक है? सिद्धार्थ वर्धन ने कुछ नहीं कहा, अपना हाथ हिलाया, यशवंत को व्यक्ति को बाहर घसीटने का इशारा किया। बलदेव ने संघर्ष किया, फिर भी दया की भीख मांग रहा था। यशवंत ने एक चौप दिया, उसे बेहोश कर दिया। अध्ययन कक्ष में एक बार फिर शांति लौट आए। मंद रोशनी के नीचे सिद्धार्थ वर्धन के तेज और सुंदर चेहरे पर अथाह ठंड का एक निशान छा गया। वह अपने हाथ में सामग्री के कुछ पन्नों को घुमा रहा था, धीरे धीरे उनमें अवशोषित हो रहा था। यह उसे जय मिहिर ने दिया था। उसने अपने सामने खड़ी चंचल को देखा, उतनी ही शांति से जैसे एक मृत व्यक्ति को देख रही हो। तुम इसके लिए भुगतान करोगी? हा, चंचल आसमान की ओर हंसी, भुगतान? तुम कहती हो कि मैं भुगतान करूंगी? तुम्हारे साथ? उसका चेहरा अहंकार से भरा था। हत्या और नुकसान पहुंचाने वाली तुम हो, जानवी। जैसे ही उसने बात पूरी की, पुलिस की एक टीम आ गई। फू शेंघाई ने अपने सचिव शियाओली को एक नजर दी और शियाओली ने तुरंत तमाशा देख रही भीड़ को तितर बितर कर दिया। चंचल ने उसे नफरत भरी नजर से घूरा। व्यर्थ दखल देने वाला। फिर वो पुलिस के पास गई और कहा, मैंने ही फोन किया था। यहाँ ऐसे लोग शामिल हैं जो नुकसान पहुंचाने और हत्या में शामिल हैं। उसने जानवी के लोगों को सिद्धार्थ वर्धन के पैतृक निवास में ले जाने और पुराने मालिक की हत्या के प्रयास में शामिल होने का सबूत प्रस्तुत किया। मासी जानकी को मुर्दाघर में पड़े होने की बात को नहीं भूली। सिद्धार्थ वर्धन के परिवार की नौकरानी गायब है। लंबे समय से तलाशी ली गई है, कोई निशान नहीं है। हमें संदेह है कि वह उसके हाथों में है। कृपया तुरंत हत्यारे को गिरफ्तार करें। उद्धरण चिन्ह। पुलिस ने सुना और महसूस किया कि यह एक बड़ा मामला था। तुरंत उन्होंने घबराकर अपनी बंदूकें जानवी पर तान दी। फू शेंघाई ने सहज रूप से उसे ढाल दिया। इससे जानवी बहुत प्रभावित हुई। उसने फू शेंघाई की कोहनी को थपथपाया, एक शांत और संयमित मुस्कान बिखेरी। शुरू से अंत तक मैंने मासी जानकी के मरने का जिक्र नहीं किया। तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? लंबे समय से तलाशी ली गई। कितना लंबा है? 1 या 2 दिन? या कितना लंबा? संदर्भ से बाहर बात करना, उद्देश्य सभी को भ्रमित करना है। लेकिन तुम ये भी नहीं जांचती कि तुम्हारा कार्य कितना गंदा है। क्या तुम एक अच्छी नागरिक की तरह व्यवहार करती हो? बिना नाम या औचित्य के एक महिला के रूप में यहाँ मेरे साथ ऊंची बात कर रही हो। क्या तुम्हें स्थिति स्पष्ट नहीं है? सिद्धार्थ वर्धन के परिवार ने पुलिस को फोन नहीं किया। तुम्हारे पास यहाँ सबूत प्रस्तुत करने का क्या दर्जा है? उद्धरण चिन्ह। चंचल स्पष्ट रूप से शर्मिंदा थी। उसने जानवी को द्वेषपूर्वक घूरा। उसकी आंखें आग बरसाना चाहती थी। वह कमबख्त जरूरत से ज्यादा गर्म हो गई। ये भूल गई कि उसका पेशा एक वकील का था और उसने कभी कोई मामला नहीं हारा था। लापरवाह। जानवी ने अपने होठों को घुमाया। मेरे आसपास की चीजों की तुम्हारी पूरी समझ अब मुझे तुम पर मेरा पीछा करने और निगरानी करने, मेरी गोपनीयता का उल्लंघन करने का संदेह करने के लिए प्रेरित कर सकती है। पुलिस, मैं उस पर मानहानि, बदनामी और मेरे व्यक्तिगत हितों को खतरे में डालने का आरोप लगाना चाहती हूँ। पुलिस ने अपनी बंदूकें वापस रख ली। चंचल पर भौहें चढ़ाई। आखिर क्या हो रहा है? चंचल ने अपने दांत भींचे। भले ही आरोप लगाया जाए, एक क्रम होता है। मैं चीन की नागरिक नहीं हूं। तुम मेरे साथ व्यवहार नहीं कर सकते। चीन की नागरिक भी नहीं। ये सिरदर्द है। पुलिसकर्मियों ने निराशा में एक दूसरे को देखा। उसने मारा, क्या उससे पहले पूछताछ नहीं होनी चाहिए? चंचल चिल्लाए, ये दौर, वह हारने का जोखिम नहीं उठा सकती। क्या तुम प्राकृतिक मौत को हत्या कह रही हो? जानवी ने वान की ओर मुड़कर देखा। डॉक्टर को बाहर लाया गया। उन्होंने पूरी अस्पताल में भर्ती और बचाव प्रक्रिया का विस्तार से बताया। मुझे विशिष्टताओं के बारे में यकीन नहीं है, लेकिन सुश्री जानवी वास्तव में इस महिला के प्रति बहुत दयालु थी। न केवल कोई खर्च नहीं छोड़ा, बल्कि बहुत गहन देखभाल की भी व्यवस्था की। चंचल ने ताना मारा, चोर की तरह दोषी। बेशक उसे दिखावे पर एक अच्छा काम करना पड़ा। तो हत्या के लिए मेरा मकसद क्या है? जानवी ने पलटवार किया। चंचल अवाक रह गई। बेशक ये दादाजी को मारने के तुम्हारे पिछले असफल प्रयास से संबंधित है। कौन जानता है कि तुमने मुझे पर्याप्त नहीं दिया। मासी जानकी तुम्हें ढूंढने आई और तुम उन्हें चुप कराने के लिए मारना चाहती थी। चंचल ने सोचा कि यह बहाना काफी तार्किक था और वह उत्साहित हो गई। ऐसा ही होना चाहिए।
तुम जैसी बेरहम औरत कुछ भी कर सकती है। जानवी ने ताली बजाई। क्या भ्रम है? पुलिस से तुम्हें अस्पताल भेजने के लिए कह सकती हूँ। अगर तुम अनुमान लगाने में इतनी अच्छी हो तो एक स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखती? उसने अपनी आंखें घुमाई। हर चीज को सबूत और मकसद की जरूरत होती है। क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस को बुलाना तुम्हें महान बनाता है? ये सचमुच दिमाग की बर्बादी है। फू शेंघाई ने अपना मुंह ढक लिया और हंसे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जानवी गंभीर होने पर इतनी तीखी जुबान वाली होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक प्रतिभाशाली वकील है। कानून और मौखिक कौशल के मामले में कुछ ही लोग उसके बराबर हैं। चंचल ने अपनी मुठियां भींच ली और तर्क करने लगी। कोई बात नहीं, वह संदिग्ध है। जल्दी करो और उसे गिरफ्तार करो। फू शेंघाई ने उसे तेज नजर से देखा, असहाय रूप से आह भरी, और पुलिस के पास जाकर कुछ कहा। पुलिस ने चंचल पर नजर डाली। ये सचमुच परेशान करने वाला है। अब पुलिस संसाधनों को बर्बाद मत करो। चंचल को अच्छी तरह डांटने के बाद वे तुरंत पीछे हट गए। जानवी ने उसे देखा। फू शेंघाई ने एक आवाज में समझाया जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। मैंने पुलिस को बताया कि तुम्हारा उसके खिलाफ व्यक्तिगत द्वेष है, और यह जानबूझकर तुम्हें दबाने के लिए पुलिस संसाधनों की बर्बादी थी। मैंने उन्हें कुछ सबूत भी दिखाए। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक व्यापारिक लोमड़ी है। उसके तरीके ज्यादा व्यवहारिक हैं। एक स्पष्ट अधिकारी पारिवारिक मामलों को हल नहीं कर सकता। उसके पास खुद पर मुकदमा करने का कोई कारण नहीं था। तथाकथित हिंसक प्रवेश और मेजबान के प्राधिकरण के बिना हत्या का प्रयास भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए पुलिस इतनी निर्णायक रूप से पीछे हट गई। चंचल को अभी भी समझ नहीं आया कि वह कहाँ गलत हुई और गुस्से में थी। जानवी, क्या किसी आदमी का तुम्हारी मदद करना महान है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये वास्तव में महान है। तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। ये थोड़ा दयनीय है। चूंकि वह इतनी ज्यादा तुलना करना पसंद करती थी, जानवी ने बस उसकी इच्छा पूरी कर दी। चंचल गुस्से से कांप रही थी, जानवी की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक शब्द भी नहीं कह पाए। मासी जानकी, नौकरानी यशवंती, मैं एक एक करके तुमसे हिसाब चुकाऊंगी। दफा हो जाओ। जानवी मासी जानकी के परिवार से मिल चुकी थी, उन्हें फंसाना नहीं चाहती थी, और अब और परेशानी से बचने के लिए संकीर्ण सोच वाली चंचल को दूर भगाने के लिए उत्सुक थी। ठीक है, बस तुम इंतजार करो। चंचल बड़े वेग से आई थी और गुस्से में चली गई। जानवी ने उसकी पीठ को देखा। अगर तुमने अभी क्षेत्र साफ नहीं किया होता तो वह मेरे लिए सुर्खियां बनाना चाहती होगी। भले ही जनता का दबाव मुझे कोई वास्तविक नुकसान न पहुंचाए, फिर भी यह जानवी के परिवार की प्रतिष्ठा और आयुर्वर्ध न समूह को प्रभावित करेगा। चंचल ने अब जो तरीके इस्तेमाल किए वे सभी वही थे जो उसने अतीत में खेले थे। वह क्रूर हो सकती है, लेकिन उसकी क्षमताओं में कमी है। जानवी ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। बस नफरत थी कि कोई सबूत नहीं था। उसे तुरंत न्याय के कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती थी, और गुस्से में इसे सहन कर रही थी। तुम ठीक हो? फू शेंघाई ने जानवी की पीठ को देखते हुए चिंता से पूछा। वह मुड़ी और उसे एक कोमल मुस्कान दी। क्या तुम्हारे पास समय है? उद्धरण चिन्ह। फू शेंघाई हैरान रह गए। मुझे तुम्हें खाना खिलाने दो। ठीक है। फू शेंघाई तुरंत सहमत हो गए। सिद्धार्थ वर्धन का पैतृक निवास। चंचल ने अंगरक्षक की बाधा को अनदेखा किया और अध्ययन कक्ष में घुस गई। निदेशक सिद्धार्थ वर्धन, मासी जानकी के साथ एक दुर्घटना हुई है। दरवाजा खुला और अंदर कई अपरिचित कार्यकारी बैठे थे। उनकी आभा असाधारण थी, जिससे वह थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। आपकी बातचीत में बाधा डालने के लिए क्षमा करें, उसने माफी मांगते हुए पीछे हट गई, जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। कमबख्त, वह निदेशक सिद्धार्थ वर्धन के निर्देशों को भूल गई। उसने मालिकों में से एक पर नजर डाली, परिचित लग रहा था, लेकिन याद नहीं कर पा रही थी कि उसने उसे कहाँ देखा था। यशवंत अंदर जाने के लिए कॉफी ट्रे ले जा रहा था, उसे देखा और हैरान रह गया। क्या तुम अंदर घुस गई थी? उद्धरण चिन्ह। चंचल ने जल्दी से समझाया। क्या निदेशक सिद्धार्थ वर्धन को मासी जानकी की तत्काल तलाश नहीं थी? मैंने खबर देने की जल्दी की। उसकी आंखें बेचैनी से भरी थीं, निदेशक सिद्धार्थ वर्धन के दोषारोपण के डर से। अंदर बैठे लोग समृद्धि समूह के अस्तित्व से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। बस अंदर घुस जाना बहुत अशिष्ट है। निदेशक सिद्धार्थ वर्धन शायद गुस्सा होंगे। ये सुनकर चंचल और भी ज्यादा घबरा गई। वह अपनी जगह पर खड़ी रही, अपने हाथों को मरोड़ते हुए। मैं खबर यहाँ छोड़ दूंगी, कृपया इसे मेरे लिए आगे बढ़ा दें। यशवंत ने सिर हिलाया। चंचल के समझाने के बाद यशवंत का चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या ये सच है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं निदेशक सिद्धार्थ वर्धन को धोखा दूंगी? यशवंत स्पष्ट रूप से गुस्से में था। ये बहुत ज्यादा है। अगर यह सच है तो नए और पुराने सारे प्रतिशोध एक साथ चुकाए जाएंगे। निदेशक सिद्धार्थ वर्धन उसे नहीं छोड़ेंगे। ये वही परिणाम था जो चंचल चाहती थी। उसने अपने होठों को घुमाया, आकर्षण उत्सर्जित किया। सहायक यशवंत बुद्धिमान है और जानता है कि क्या करना है। कुछ महिलाओं से दूर रहना चाहिए। ये निदेशक सिद्धार्थ वर्धन की अपनी भलाई के लिए है।
संतुष्ट चंचल को जाते हुए देखकर यशवंत ने अपनी ठोड़ी को रगड़ा, निदेशक सिद्धार्थ वर्धन की अपनी भलाई के लिए। चंचल के जाने के बाद उसने तुरंत अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, जांच करो और पता लगाओ कि आज अध्ययन कक्ष में किन कंपनियों के कार्यकारी घुसे थे। मुझे उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए। ओह, और मैंने पहले जिन लोगों की व्यवस्था की थी, उनकी तैयारी कैसी चल रही है? दाग धब्बों वाले जंग बहादुर ने जवाब दिया, सब कुछ तैयार है। आप जब चाहें शुरू कर सकती हैं। चंचल ने एक संतुष्ट और खतरनाक अभिव्यक्ति दिखाई। जंग बहादुर को हिचकिचाते हुए देखकर चंचल ने अपनी भौं उठाई। क्या कुछ है? जंग बहादुर खुद को अपने दांत भींचने से रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर दाग और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। मालकिन चंचल, गुप्त द्वार के कार्य हत्या के बारे में है। आपके सभी आदेश अब आपके लिए हैं। भले ही हम में से कुछ भाई कुछ न कहें, तो बाकी भाइयों का क्या? क्या आपने सोचा है कि वे आपके बारे में क्या सोच सकते हैं? चंचल ने भौहें चढ़ाई। उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक आई। फू वेनिक्सन के बिना पूरा गुप्त द्वार मेरा है। मैं जो कहती हूँ वही गुप्त द्वार का नियम है। जो कोई सुनने की हिम्मत नहीं करता, मैं उसे मार दूंगी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, ठंडेपन से बोलते हुए। जंग बहादुर ने उसे अविश्वसनीय रूप से घूर कर देखा। ये वे भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ जिंदगी और मौत का सामना किया। उद्धरण चिन्ह। तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, यह मत भूलो, हम पहले एक संगठन है, फिर भाई। अगर कोई मेरी मालिक की नहीं सुनता है तो इन लोगों को रखने का क्या मतलब है? सिद्धार्थ वर्धन ने कहा कि वह भविष्य में एक अमीर मालकिन बन जाएगी। अगर ये लोग बेकार हैं तो उसे उन सभी को बाहर निकालने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके अतीत के सभी निशान मिटा दिए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। हाँ, मालकिन चंचल। जंग बहादुर के जाने के बाद उसने वापस मुड़कर एक लंबी नजर डाली। वर्तमान चंचल अब वह मालकिन चंचल नहीं थी जिसने अतीत में उनके साथ जिंदगी और मौत का सामना किया था। बलदेव एक पूरे दिन और रात से गायब है। मालकिन चंचल आखिर क्या करना चाहती है? कुछ भाइयों ने कहा कि उन्होंने उसे मालकिन चंचल के लिए कुछ मदद करने जाते हुए देखा था। बिना किसी खबर के क्या हो सकता है? जंग बहादुर ने सिर हिलाया, महसूस किया कि उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, और जल्दी से सिद्धार्थ वर्धन के पैतृक निवास से चला गया। चंचल ने अपनी उंगलियों पर ठंडी नजर से अपने होठों को घुमाया। कचरा काम में लाया गया है। परछाई में एक आकृति ने सब कुछ देखा और फिर जाने के लिए मुड़ गई। सिद्धार्थ वर्धन ने घुटनों के बल बैठे आदमी को देखा। उनकी भौहें तनी हुई थी, अभिव्यक्ति उदासीन थी। काला मुखौटा हटा दिया गया। अंदर एक परिचित चेहरा सामने आया, गहरे रंग की त्वचा के साथ और डर से टिमटिमाती आंखों की एक जोड़ी, पसीने से भीगे छोटे बाल, तनावग्रस्त और पूरे शरीर में मरोड़ के साथ लग रहा था। ली शो ने गिड़गिड़ाया, निदेशक सिद्धार्थ वर्धन, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। शांग फू इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वान के नीचे तुम जैसा काय कैसे हो सकता है? तुम जेड समूह के लोग पलक झपकाए बिना मारते हो। एक बार जब मैं तुम्हारे हाथों में आ गया तो मैं जी नहीं सकता और नहीं मर सकता हूँ। मैं डरूंगा क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। ली शो ने सिद्धार्थ वर्धन की ओर देखा। निदेशक सिद्धार्थ वर्धन, मालकिन जानवी की खातिर आपको मुझे नहीं मारना चाहिए, है ना? सिद्धार्थ वर्धन ने एक सिगरेट निकाली और उसे थपथपाया। मुझे बताओ, तुमने क्या किया है जिससे मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? ली शो हिचकिचाया। शांग फू ने एक स्टील का चाकू निकाला। मैं बोलूंगा, ये बस। उसने मासी जानकी को पुराने मालिक को धक्का देने के लिए रिश्वत दी थी। आह! जैसे ही उसने बात पूरी की, सिद्धार्थ वर्धन बिजली की तेजी से शांग फू के हाथ से चाकू छीन लिया और उसे ली शो की हथेली में जोर से पर दिया। तीव्र दर्द के कारण ली शो की नसें फूल गईं और तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। निदेशक सिद्धार्थ वर्धन, मेरी जान बख्श दो। सिद्धार्थ वर्धन ने ब्लेड को दबाना जारी रखा। उसके हाथ के पिछले हिस्से से खून बह निकला, टप टप जमीन पर गिर रहा था, चौंकाने वाला लग रहा था। ली शो इतने दर्द में अपनी आंखें घुमा ली। इसका सच में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब मालकिन जानवी का किया धरा था। मालकिन जानवी ने हमेशा तुम्हारे खिलाफ रंजिश रखी है। साथ ही पहले जब जानवी के परिवार और फू वेनिक्सन का एक दूसरे से मुकाबला हुआ था तो पुराने मालिक ने मदद करने से इनकार कर दिया था। उसने रंजिश रखी। क्या सबूत है? ली शो ने भीख मांगी। मैं गवाह हूँ और भौतिक सबूत है। मालकिन जानवी ने पहले मासी जानकी को एक बड़ी राशि दी थी। उसके बेटे का एक कार दुर्घटना हुई थी, उसका भुगतान उस पैसे से किया गया था। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जांच कर लो। ठीक है। सिद्धार्थ वर्धन ने अपनी हरकतें रोक दी, चाकू बाहर निकाला और अपने बगल के शांग फू को फेंक दिया। उसे हिरासत में लो। अगर वह सच कह रहा है तो उसे रिहा कर दो, लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा है। उनकी आवाज थोड़ी देर के लिए रुकी। ली शो पूरे शरीर में कांप उठा। बिल्कुल झूठ नहीं। अगर ऐसा है तो मैं निदेशक सिद्धार्थ वर्धन को मेरे साथ जैसा आप ठीक समझे वैसा व्यवहार करने दूंगा। बहुत भयानक। उसकी पीठ का पसीना उसके कपड़ों से भीग गया। ली शो को घसीट कर बाहर निकाला गया।
फर्श पर खून का एक लाल निशान छूट गया। तुरंत एक अंगरक्षक ने आगे बढ़कर उसे सावधानी से साफ किया। हवा में खून की हल्की गंध थी। दमनकारी भावना मतली पैदा कर रही थी। सिद्धार्थ वर्वर्धन खिड़की तक गए और उसे खोल दिया। शुरुआती वसंत के मौसम ने एक ठंडी हवा लाई, अंदर एक मीठी बेर की सुगंध लाई, कमरे में खून की हवा को दूर कर दिया। चांदनी के नीचे आदमी के दृढ़ चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, एक मूर्ति की तरह स्थिर, जिससे यशवंत और शांगफू ने पीछे हटने से पहले एक दूसरे को देखा। शांगफू, ऐसा लगता है कि जानवी इस बार निश्चित रूप से खत्म हो गई है। यशवंत ने कंधे उचकाए, जरूरी नहीं। आपका क्या मतलब है? गवाह और सबूत है, क्या वह फिर से बच सकती है? यह महिला चंचल से भी ज्यादा क्रूर है, और मैंने सोचा था कि वह पहले एक दयालु व्यक्ति थी, बच्चे को खोजने में उसकी मदद करने के लिए सब कुछ किया। अब जब बच्चा मिल गया है, तो वह पुल जला रही है। बिल्कुल इंसान नहीं। निदेशक सिद्धार्थ वर्धन उसमें क्या देखते हैं? दुनिया में इतनी सारी महिलाएं हैं, कोई भी यादृच्छिक उसके मुकाबले बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। यशवंत जल्दी से शांगफू के मुंह को ढंकने के लिए दौड़ा। बकवास मत करो, दूसरों को पता नहीं होगा, लेकिन वह मालिक को काफी अच्छी तरह से समझता था। एक बार जब वह तय कर लेता है, तो ये जीवन भर के लिए होता है। लेकिन इस बार रसोई के कर्मचारियों ने पूछा, क्या निदेशक सिद्धार्थ वर्धन ने अभी तक खाना नहीं खाया है? नहीं, मेज पर खाना छुआ भी नहीं गया था। क्या हमें और बनाना चाहिए और अंदर भेजना चाहिए? निदेशक सिद्धार्थ वर्धन ने 3 दिनों से ज्यादा नहीं खाया है। अगर यह जारी रहा, तो मुझे डर है कि उनका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। शांगफू जल्दी से भाग गया। यह मेरा काम नहीं है, यशवंत, ये तुम्हारे ऊपर है। नहीं, तुम कितने विचारहीन हो। रसोई की महिला ने यशवंत को मौत की नजर से घूरा। मैं कोशिश करूंगा। 4 व्यंजन और एक सूप, स्वादिष्ट और आकर्षक। यशवंत ने दस्तक दी और अंदर प्रवेश किया। निदेशक सिद्धार्थ वर्धन, एक स्वाद ले, रसोइये ने कुछ नया बनाया है, सभी नई शैलियां, स्वाद। वह कहाँ है? अध्ययन कक्ष खाली था। निदेशक सिद्धार्थ वर्धन। यशवंत ने हर जगह खोजा। पैतृक निवास का एक विशाल क्षेत्र था, भले ही सभी अंगरक्षकों ने इसे एक बार खोजा हो, इसमें 1 घंटे से अधिक समय लगेगा। शांगफू और उसके आदमियों ने लगभग 20 मिनट तक खोजा और फिर भी किसी को नहीं ढूंढ पाए। हमने पुराने मालिक की जगह की जांच की है, वहां कोई नहीं है। कोई ऐसे ही कैसे गायब हो सकता है? यशवंत भी अवाक था। खोजते रहो। सिद्धार्थ वर्धन के पैतृक निवास का लेआउट एक आधुनिक महल जैसा था, जिसमें कुल 7 इमारतें, 3 बड़े बगीचे, 2 गोल्फ कोर्स, 1 मनोरंजन पार्क और 6 स्विमिंग पूल थे। मुख्य इमारत में दादाजी रहते थे। पहले जानवी यहाँ होने पर सबसे अंदर के पंख में रहती थी। वहाँ फूलों का एक समुद्र था। ये पैतृक निवास का सबसे सुंदर स्थान था। खिड़की खोलने से समुद्र और वसंत के फूलों का सामना करने का एहसास होता है। बगीचे के बाहर स्विमिंग पूल और गोल्फ कोर्स है, और समग्र दृश्य ताजा है। सिद्धार्थ वर्धन उस कमरे में कदम दर कदम चले गए जहां वह पहले अनगिनत बार जा चुके थे। दरवाजा खुला और गार्डेनिया की सुगंध हवा में भर गई। एक अवधि थी जब जानवी विशेष रूप से इस सुगंध से ग्रस्त थी, शरीर के लोशन और शैम्पू के लिए गार्डेनिया चुनती थी। दादाजी ने उसे बिगाड़ दिया, बगीचे में कई गार्डेनिया लगाए। उन्होंने जानवी को एक अद्वितीय गार्डेनिया सुगंध बनाने का तरीका सिखाने के लिए एक विदेशी इत्र मास्टर को भी काम पर रखा। हालांकि उस दौरान वह काम पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि वह शायद ही कभी घर आते थे। जानवी उसे अपने कार्यालय में बनाए गए इत्र भेजती थी, लेकिन उसने उन्हें फेंक दिया। दराज खोलना। अंदर कई नाजुक छोटी बोतलें पड़ी थीं, मालिक द्वारा सावधानीपूर्वक परिष्कृत अद्वितीय गार्डेनिया सुगंध, क्रिस्टल तरल एक असामान्य मिठास उत्सर्जित कर रहा था। लंबी उंगलियों ने ऊपर के हर हिस्से को छुआ। करीब से देखने पर उन्होंने बोतल के मुंह पर हाथ से उकेरे गए शुरुआती अक्षर देखे। JX एक दिल के साथ SYH से जुड़ा हुआ। सिद्धार्थ वर्धन एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर उन्हें वापस रख दिया। उनकी निगाहें एक बोतल पर टिकी जिसे अभी तक कब पूरा नहीं किया गया था, उसे जोर से तोड़ दिया। धड़ाम। तेज आवाज ने बाहर सिद्धार्थ वर्धन को खोज रहे अंगरक्षकों को चौंका दिया। जल्द ही सब अंदर भागे। यशवंत ने टूटी हुई बोतल देखी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। निदेशक सिद्धार्थ वर्धन, अपना गुस्सा शांत करें। भीड़ के बीच एक अंगरक्षक ने जमीन पर तोड़े गए इत्र को देखा, उसकी आंखें सनकरी हो गईं। मुझे ये कचरा फिर कभी न देखने देना। सिद्धार्थ वर्धन ने एक ठंडे और सख्त चेहरे के साथ, घृणा के साथ आदेश दिया। हाँ। उद्धरण चिन्ह। यशवंत ने तुरंत सिर हिलाया। आसपास के अंगरक्षक सिद्धार्थ वर्धन के क्रोध से डर गए थे और खुद को एक दूसरे को देखने से रोक नहीं पाए। चंचल विला में खड़ी थी, अपने हाथों को अपनी कमर पर रखे हुए, जोर से हंस रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ वर्धन जानवी से इतनी नफरत करता है। ओह माय, ये सचमुच अनायास ही आया। जानवी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो? तुम सचमुच बहुत भोली हो। तीखी जुबान होने का क्या फायदा है?
अगर तुम किसी आदमी का दिल नहीं जीत सकती तो तुम बस बेकार मिट्टी का ढेर हो, हम्फ। चंचल ने जोर से ताना मारा, बस इंतजार करो जब तक मैं सिद्धार्थ वर्धन को सबसे अमीर आदमी के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करने में मदद न करूं, तब सबसे अमीर आदमी की पत्नी का खिताब मेरा होगा। उद्धरण चिन्ह। जंग बहादुर ने दरवाजे पर दस्तक दी। मालकिन चंचल, आपको जानवी का ठिकाना चाहिए था, लोगों ने पहले ही आपके लिए ढूंढ लिया है। बोलने के बाद उसने तुरंत एक फोटो निकाली। उस पर जानवी और फू शेंघाई रात का खाना खा रहे थे। महिला ने एक बहुत ही साधारण स्पोर्ट्सवियर पहना था, एक शराब का गिलास पकड़े हुए युवापन उत्सर्जित कर रही थी, बिना बच्चे के होने का कोई निशान नहीं था। उसकी त्वचा निर्दोष थी, बिना मेकअप के सुंदर, एक हल्की मुस्कान के साथ सुरुचिपूर्ण और संयमित पैसे से निर्मित कुलीनता की आभा से घिरी हुई थी। चंचल के चेहरे पर ईर्ष्या दिखाई दी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, फोटो को कसकर अपने हाथ में पकड़ा, एक गहरी सांस ली। सिद्धार्थ वर्धन को मुझ पर कुछ भी संदेह नहीं है ना? जंग बहादुर ने सिर हिलाया, नहीं। उसने तुम्हें एक उपहार भेजने के लिए भी किसी को भेजा है। ये कहते हुए बाहर कुछ लोग अंदर आए। डिब्बे में अविश्वसनीय रूप से उत्तम लग्जरी गहने भरे थे। चंचल भाग कर गई, उन्हें एक एक करके देखने के लिए उठाया। उसकी आंखें उत्साह से भर गईं, उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, अपनी आंतरिक खुशी को दबान के लिए संघर्ष कर रहा था। ये वह जीवन है जो एक महिला को जीना चाहिए। अमीर होने का यही एहसास है। ये सोचकर कि उसने पहले कैसे खुद को हड्डी तक काम किया, एक मामूली राशि कमाई जो अब की तुलना में नहीं हो सकती। देखो, यहाँ तक कि जब वह नीचे है और बाहर है, समृद्धि समूह को कड़ी टक्कर लगी है, फिर भी वह मुझे खुश करने के लिए ये चीजें प्राप्त कर सकता है। यही एक असली आदमी है। कोई उसे कैसे पसंद नहीं कर सकता। चंचल खुश हो रही थी। जंग बहादुर के अब बहुत गंभीर अभिव्यक्ति की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए, ठीक है, उन सभी को मेरे लिए रख दो। उसने अपने पीछे की नौकरानी को निर्देश दिया। उन्हें अच्छी तरह से रखो, कौन जानता है कि कब ऐसे कार्यक्रम होंगे जहां मुझे निदेशक सिद्धार्थ वर्धन के साथ जाना होगा। जंग बहादुर इसे और सहन नहीं कर सका। चूंकि कोई अन्य आदेश नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ। बलदेव से कोई खबर नहीं आई है, मैं जाकर जांच करूंगा। जंग बहादुर मूल रूप से बलदेव के साथ एक ही टीम में था, दोनों ने एक साथ अनगिनत मिशन पूरे किए थे, भाइयों से ज्यादा करीब थे। हालांकि जंग बहादुर बलदेव की तरह ज्यादा गंभीर और औपचारिक था, जो चालाक और धूर्त था, सुंदरता का शौकीन था। जब गुप्त द्वार की बात आती है तो जंग बहादुर शायद चंचल के लिए सबसे कठिन चुनौती है। थोड़ी देर रुको। उद्धरण चिन्ह। चंचल को डर था कि वह सुराग खोज लेगा, लोगों को तितर बितर कर देगा, गुप्त द्वार के अंतिम उद्देश्य में विफल हो जाएगा, इसलिए उसने झूठ बोलने का फैसला किया। उसे मेरे द्वारा एक गुप्त मिशन पर भेजा गया है, शायद वह थोड़े समय में वापस नहीं आएगा। क्या मिशन? गुप्त द्वार में एक नियम है, हर मिशन के लिए, चाहे कुछ भी हो, एक रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। अन्यथा अगर कोई मर जाता है तो कोई निशान भी नहीं होगा। ये हत्यारों के लिए एक अलिखित नियम है। विशिष्टताओं पर वह तुम्हारे साथ बाद में चर्चा करेगा, अभी मत पूछो। जंग बहादुर ने भौहें चढ़ाई, अप्रसन्नता प्रकट की। 1 सप्ताह, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे सौंप दोगी। उसका स्वर आज्ञाकारी था। चंचल ने अपने दांत भींचे, समझ गई। 1 सप्ताह बाद सभी को पश्चिम भेजो, किसी सौंपने की जरूरत नहीं है। कितना हास्यास्पद। जब फू शेंघाई महिलाओं का पीछा कर रहा था, चंचल ने समृद्धि समूह के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सभी कंपनियों को समेकित किया। उन सभी लापरवाह लोगों को खत्म कर दो। एक बार और हमेशा के लिए विरोधियों को मार डालो। तब समृद्धि समूह का कोई विरोधी नहीं होगा। चंचल ने कल्पना की कि सिद्धार्थ वर्धन निश्चित रूप से उसके प्रति बहुत आभारी होंगे। शायद और गहने उसके रास्ते में आएंगे। वह शायद शादी का प्रस्ताव भी दे दे। ये सोचकर वह खुद को मीठा मुस्कुराने से रोक नहीं पाई, खुशी लगभग उसे बेहोश कर रही थी। जंग बहादुर ने एक गहरी सांस ली। क्या तुम्हें यकीन है? चीन में मारना? क्या ये स्पष्ट नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं? हथियारों को केवल कार्य पूरा करने की आवश्यकता है, इतना पूछना व्यर्थ है। उसने जंग बहादुर पर नजर डाली। अब से याद रखना, मेरे दिए गए आदेशों के लिए बस उन्हें निष्पादित करो। कोई व्यर्थ बकवास नहीं। ये सचमुच एक और डिप्टी ढूंढने का समय है। जंग बहादुर सक्षम है, बस पर्याप्त वफादारी नहीं है। ठीक है। आदमी को बाहर निकलते हुए देखकर चंचल ने अपनी आंखें घुमाई। जानवी ने फू शेंघाई को एक के बाद एक पेपर परोसा। वह परेशान महसूस कर रही थी, शराब में अपने दुखों को डुबोने की कोशिश कर रही थी। फू शेंघाई ने उसका साथ दिया। सचिव शियाओली खुद को याद दिलाने से रोक नहीं सका। अध्यक्ष फू, आपको आज रात एक सीमा पार वीडियो सम्मेलन की मेजबानी करनी है, इतना पीना। उद्धरण चिन्ह। फू शेंघाई ने एक हाथ उठाया और शियाओली चुप हो गया। जानवी को थोड़ा खेद महसूस हुआ। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आज रात काम है। आज हम इसे यही खत्म क्यों नहीं करते? कोई बात नहीं। फू शेंघाई ने एक कोमल मुस्कान बनाए रखी।
जानवी अपना बैग लेकर जाने वाली थी। वो उठा और उसका हाथ पकड़ा। उसकी लंबी उंगलियां धीरे से उसे पकड़े हुए थीं, जैसे जानवी एक दुर्लभ खजाना हो और कोई भी बल उसे नुकसान पहुंचा सकता है। मत जाओ, रेस्तरां में धीमी फुसफुसाती बातें गूंज उठी। जानवी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। मेरा मतलब है, अगर तुम परेशान हो और किसी को बताने के लिए व्यक्त करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं सबसे अच्छा श्रोता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भावुक और वफादार हो, यह मासी जान की तुम्हारी पिछली नौकरानी रही होगी, है ना? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें कैसे पता चला? फू शेंघाई की गहरी आंखें एक चमकदार चमक के साथ उसे देख रही थी। जो परवाह करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से जानेंगे। जानवी शब्दों के लिए नुकसान में थी। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। फू शेंघाई ने अपने होठों को घुमाया। कौन रात का खाना खिलाता है और बीच में ही छोड़ देता है? मैंने इसका पूरी तरह से आनंद भी नहीं लिया है। तुम बेहतर हो कि मत जाओ। उसने अपनी साधारण शानदार घड़ी पर नजर डाली। अभी भी समय है, हम कहीं और क्यों नहीं जाते? उद्धरण चिन्ह। कहाँ? जानवी ने सहज रूप से बोल दिया। फू शेंघाई ने हल्का सा अपनी निगाहें उठाई। मेरी जगह। कितना बेतुका। उसने लगभग पलटाव से मना कर दिया। उसके घर, ये किस तरह की शालीनता है? मेरी जगह पर बहुत सारे लोग हैं। अगर तुम वहां नहीं रहना चाहती, तो हम एक ड्राइवर तुम्हें वापस ले जा सकता है। ये तुम्हारे वरदान निवास के करीब है। तो सीधे मेरी जगह क्यों नहीं जाते? जानवी ने कहा, फिर महसूस किया। वो बस वापस लेने वाली थी जब उसने फू शेंघाई को मुस्कान के साथ कहते सुना, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं। अब वह मना नहीं कर सकती थी। वरदान निवास। जानवी ने एक प्रिय शराब को डिकेंटर में डाला। उसकी हरकतें सुंदर और सुरुचिपूर्ण थी, उसके व्यवहार को दिखा रही थी। फू शेंघाई की आंखें उस पर टिकी थी, कोमल और देर तक रहने वाली। उसने अपनी निगाहें उठाई और उसने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया। प्रवेश द्वार पर रखे कुछ बच्चों के सामान देखकर फू शेंघाई ने अपने गिलास में शराब का एक घूंट लिया। क्या जय मेहर अब प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, इतने लंबे समय तक उस अस्वस्थ वातावरण में रहने के कारण डॉक्टर कहते हैं कि उसे कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, और शुरुआती मनोवैज्ञानिक उपचार बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए फायदेमंद होगा। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और बाद में कई बड़ी सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। इसका जिक्र करते हुए जानवी ने एक चमकदार मां की आभा उत्सर्जित की। फू शेंघाई ने उसे देखा, उसे और भी ज्यादा आकर्षक पाया और अनजाने में करीब आ गए। जानवी मुड़ी और उस आदमी का बड़ा सुंदर चेहरा देखा। उसका दिमाग तुरंत खाली हो गया। फू शेंघाई ने धीरे से उसकी नाक को थपथपाया, फिर पीछे हट गए और अपने गिलास में शराब को एक घूंट में पी लिया। आखिरकार, ये सब मेरे चाचा का पाप है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इन सभी वर्षों में जो छिपा रहा है, वह कुछ ऐसा है। यह इतना घृणित है कि मैं उससे खून से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा बदला नहीं ले सकता। ऐसे धार्मिक शब्द सुनकर जानवी पहले से ही बहुत प्रभावित थी। ये सोचकर कि उसने जय मिहिर को बचाने में कैसे मदद की, जानवी अंदर से कृतज्ञता से भर गई थी। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। पूरी घटना का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है। मैंने बहुत अच्छा किया है। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। फू शेंघाई की गहरी आंखें जानवी को कसकर घूर रही थी। मैं उसके पापों का प्रायश्चित करूंगा। मैं। डिंग डांग, इतनी देर हो चुकी है। ये कौन हो सकता है? जानवी दरवाजा खोलने गई। माता मंजरी अपने कंधे पर एक बैग के साथ दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जानवी को देखकर एक चूहे की तरह एक बिल्ली को देखने का भाव। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम दिल से दोषी कुछ कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उसने जानवी को एक तरफ धकेल दिया और अंदर चली गई। माँ। जानवी ने प्रतिक्रिया दी और जल्दी से उसकी कलाई पकड़ ली। माता मंजरी जल्दी से एक कदम आगे बढ़ी और बैठक में चली गई। तुम बुरी लड़की, मैं सचमुच खुद को रोक नहीं पाई। मैं जय मिहिर को देखने आई थी। बच्चा कैसा है? मैं। उद्धरण चिन्ह। फू शेंघाई एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित कर रहे थे। दूसरी पार्टी के साथ धारा प्रवाह विदेशी भाषा बोल रहे थे। उनकी आवाज सुरुचिपूर्ण और गहरी थी, और उनका पेशेवर और कठोर रवैया उनके चारों ओर एक चमक डालता हुआ लग रहा था, जो उनके लिए अद्वितीय आकर्षण उत्सर्जित कर रहा था। माता मंजरी ने उसे देखा। उनकी आंखें तुरंत चमक उठी। जल्दी से एक मौन इशारा किया, ये दर्शाते हुए कि उसे पहले बैठक खत्म करनी चाहिए, अन्य चीजें इंतजार कर सकती हैं। जानवी को अध्ययन कक्ष में खींच लिया। क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। वह गपशप भरी लग रही थी, गुस्से में नहीं, बल्कि खुशी से। कुछ नहीं। उसने मुझे जय मिहिर को ढूंढने में मदद की, और कुछ पिछली घटनाओं के साथ शायद मैंने उसे गलत समझा। माता मंजरी संतुष्ट दिखी। भगवान तुम्हारे प्रति बहुत क्रूर नहीं है। उस बेरहम कमीने सिद्धार्थ वर्धन के बाद तुम्हें इतना गहरा और रशील अच्छा आदमी दे रहा है। जानवी, तुम्हें उसे संजोना चाहिए। फिर से शुरू। जानवी अपनी माँ से निपटना नहीं चाहती थी और जल्दी से उसे नर्सरी में धकेल दिया। वाह, दादी का कीमती पोता, तुम बहुत प्यारे हो।
माता मंजरी जय मिहिर को देखकर बहुत खुश थी, बस उसका छोटा सा चेहरा देखकर लगा जैसे वह उसकी बेटी के रूप में एक ही सांचे से निकला हो। जानवी, जल्दी आओ और देखो, जय मिहिर कितना गोरा है, जैसे वह अभी अभी एक अंडे के खोल से निकला हो, मोटी भौहें और बड़ी आंखें, कितना सुंदर। जब वह बड़ा होगा तो मुझे नहीं पता का छोटी वह कितनी छोटी लड़कियों को मोहित करेगा। तुम्हारा अपना बच्चा, चाहे तुम उसे कैसे भी देखो, हमेशा सबसे अच्छा दिखने वाला होता है। विशेष रूप से जय मिहिर जैसा 1 लाख में एक खजाना, वह पहले से ही प्रभावशाली रूप से अच्छा दिखने वाला था, बस कुछ ही महीने पुराना था, फिर भी पहले से ही एक बड़े व्यक्ति की तरह लग रहा था। बिना रोए बुदबुदाता रहा, बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला। ओह हे, इस छोटे से हाथ पर एक बड़ा तिल उग रहा है। माता मंजरी ने उस पर एक नजर डाली, थोड़ा दर्द महसूस हुआ, जैसे जैसे वह बड़ा होगा पिगमेंटेशन रंग बढ़ेगा। लेकिन ये ठीक है, अब लेजर सर्जरी के साथ ये न्यूनतम आक्रामक और दर्द रहित है, अगर उसे पसंद नहीं है तो बस इसे हटा दो। जानवी ने सिर हिलाया, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। जय मिहिर को शायद कई बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ेगा, यही उसकी असली चिंता है। लेकिन ये बातें माँ को नहीं बताई जा सकती थी। मैं यहाँ हूँ, तुम जाओ और अध्यक्ष फू के लिए एक कप कॉफी बनाओ। माता मंजरी ने जल्दी से जानवी को बाहर धकेल दिया। जानवी समझ गई, वह उसके और फू शेंघाई के लिए अकेले रहने के अवसर बनाना चाहती थी। जानवी को जाते हुए देखकर माता मंजरी खुद को सोएली से पूछने से रोक नहीं पाई, क्या तुम्हें यकीन है कि यह छोटा युवा मालिक है? ऐसा नहीं था कि वह अत्यधिक सतर्क थी। ये सुनिश्चित करने के लिए हर चीज में थोड़ी सावधानी बरतना बुद्धिमानी है कि कुछ भी गलत न हो। रूप और लक्षणों में कोई गलती नहीं है, निश्चित रूप से छोटा युवा मालिक। सोएली ने जय मिहिर के छोटे हाथ को छुआ, जन्म से ही इस स्थिति में उसका ये छोटा तिल था। माता मंजरी ने पोंछा, निश्चित होना अच्छा है, तब मैं आराम से रह सकती हूँ, क्या यह खिलाने का समय नहीं है? मुझे करने दो। कियारा की कई महीनों तक देखभाल करने के बाद वह काफी कुशल हो गई है। अपने कीमती पोते को पकड़े हुए वह उसे और ज्यादा पसंद नहीं कर सकती थी। सोएली ने छोटे युवा मालिक के बारे में कई दिलचस्प कहानियां बताईं, जिससे माता मंजरी खुश हो गईं। बच्चे का वापस आना से ज्यादा संतोषजनक कुछ भी नहीं है। इसे एक अच्छा मोड़ माना जाता है। जहीर खान कहाँ है? माता मंजरी ने अचानक जिक्र किया। सोएली हिचकिचाई, उसने जहीर खान को बच्चे से मिलने के लिए यहाँ आते हुए नहीं देखा था। कहने के लिए क्या था? दूध थोड़ा ठंडा था, मैं जाकर इसे गर्म कर दूंगी। ये कहने के बाद उसने बोतल ली और जल्दी से चली गई। अरे, कोई भी भरोसेमंद व्यक्ति नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अध्यक्ष फू काफी अच्छे हैं। माता मंजरी इन चीजों के बारे में चिंता नहीं करना चाहती थी, अपनी बेटी से परेशान होने से बचने के लिए। जय मिहिर को प्यार से पकड़े हुए, छोटे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। तुम सचमुच अपनी माँ से मिलते हो। जानवी ने फू शेंघाई के सामने एक कप कॉफी रखी। फू शेंघाई ने उसे धन्यवाद में सिर हिलाया। जानवी कहना चाहती थी कि वह अध्ययन कक्ष उसके लिए छोड़ देगी, काम करने के लिए सुविधाजनक रूप से, लेकिन उसने पहले ही कॉफी टेबल पर काम करना शुरू कर दिया था। यह अक्सर कहा जाता है कि काम पर गंभीर आदमी सबसे सुंदर होता है, विशेष रूप से आकर्षक। ये सचमुच सच है। हालांकि काम पर सबसे ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति को देखने के बाद अब फू शेंघाई कितना भी पुरुष आकर्षण क्यों न उत्सर्जित करें, जानवी ने खुद को प्रतिरक्षित महसूस किया। लाल शराब का गिलास पकड़े हुए उसे विभिन्न कार्यों से निपटते हुए सुन रही थी। जानवी की धुंधली आंखें प्रतिबिंबों से चमक उठी। बहुत बहुत पहले उसने सिद्धार्थ वर्धन के साथ भविष्य के जीवन के बारे में सपना देखा था। वह परिवार का समर्थन करने के लिए पैसे कमाने के लिए जिम्मेदार होगा। वह एक फूल की तरह सुंदर होने के लिए अक्सर स्नेही, एक सपने जैसी स्थिति में मीठा जीवन जी रही होगी। ऐसा जीवन केवल एक सपने में ही साकार हो सकता है। फू शेंघाई ने अपनी आंखें उठाई और फोन के दूसरी तरफ कहा, दिव्यज्योति समूह का चिप विकास पर सभी प्रयासों को केंद्रित करना थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा है। पहले पारंपरिक नींव सुनिश्चित करें, फिर सफलताओं के साथ आगे बढ़ें। समृद्धि समूह द्वारा हाल ही में छोड़ी गई सहायक कंपनियों और उद्योगों को हम उन सभी को ले लेंगे। 4 शब्द समृद्धि समूह ने जानवी की तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर दिया था। इसे सुनकर वह तुरंत चौकस हो गई। स्नैप उद्धरण, फू शेंघाई ने लैपटॉप बंद कर दिया। समाप्त। जानवी ने उसे मुस्कुराया, मैं ड्राइवर से तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहूंगी। मूल रूप से पीने की योजना बना रही थी जब तक कि वह भूल न जाए। अब यह संभव नहीं लग रहा था। उसकी मां के आने से दोनों के बीच का माहौल फिर से सूक्ष्म हो गया। जानवी निर्णायक सिद्धांत का पालन करती थी, उसके शब्दों में सूक्ष्म रूप से अलगाव व्यक्त होता था। फू शेंघाई ने जम्हाई ली, थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। जानवी ने उसे देखा। तुम्हारे पास ऊपर बस वही कमरे नहीं होंगे, है ना? जानवी वरदान निवास में रहती थी, ऊपर और नीचे 3 मंजिलें, तीसरी मंजिल पर सभी अतिथि कमरे, उसका और जय मिहिर का कमरा दूसरी मंजिल पर था। पहली मंजिल नौकरानी के रहने के लिए थी। वह बस उसे ड्राइवर को फोन करने वाली थी। मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुकूंगा।
क्या कोई असुविधा है? फू शेंघाई ने विशेष स्पष्टता के साथ पूछा, जिससे जानवी को लगा कि अगर उसने मना कर दिया तो वह थोड़ी ढोंगी लगेगी। जानवी ने अपने होठों को थोड़ा हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, ऊपर उन्होंने माता मंजरी को सुना, जय मिहिर को पकड़े हुए चिल्लाते हुए, कोई असुविधा नहीं है। ऊपर अतिथि कक्ष जल्दी से तैयार करो उसके लिए। नौकरानियों ने एक दूसरे को देखा, जानवी पर नजर डाली। उसकी माँ ने पहले ही उसकी ओर से सहमति दे दी थी, वह उसे भगा नहीं सकती थी। कृपया जाओ, अध्यक्ष फू के रहने के लिए अतिथि कक्ष को साफ करो। जानवी ने फू शेंघाई पर नजर डाली, अपने होठों को खींचते हुए। फू शेंघाई को अतिथि कक्ष में प्रवेश करते हुए देखकर माता मंजरी ने जल्दी से जय मिहिर को सोएली को सौंप दिया, फिर नीचे आई और जानवी को फुसफुसाहट के लिए एक तरफ खींच लिया। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, वह हमारे जानवी के परिवार का एक बड़ा हितैषी है। उसके बिना कौन जानता है कि जय मिहिर को क्या हुआ होता। सिद्धार्थ वर्धन, वह अविश्वसनीय लड़का, उसकी तुलना नहीं कर सकता। फिर से उस निराशाजनक लड़के को ला रही है। जानवी ने अपने होठों को खींचा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। कई बार गलतियां करने के बाद माँ और पिताजी पहले से ही नाखुश थे। वह नहीं चाहती थी कि वे इतने छोटे से मामले पर चिंता करें। एक माँ के रूप में वह बस अपने लिए एक घर चाहती थी, जो बिल्कुल गलत नहीं था। बच्चे होने के बाद जानवी एक माँ के रूप में पूरी तरह से सहानुभूति रख सकती थी। माता मंजरी बहुत प्रसन्न थी। ठीक है, जब तक तुम्हें पता है कि क्या करना है, माँ और ज्यादा नहीं कहेंगी। मैं बच्चे को सुला दूंगी, मैं आज रात तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगी। अपनी माँ की संतुष्ट पीठ को देखकर जानवी ने एक असहाय कड़वी मुस्कान दिखाई। सोएली पास खड़ी थी, ऐसा लगता है कि बूढ़ी महिला अध्यक्ष फू से बहुत संतुष्ट है, हमेशा तुम दोनों को मिलाने की कोशिश करती है। व्यर्थ की चिंता। जानवी ने आलस्य से खींचा, मैं सोने जा रही हूँ। सोएली ने आह भरी, ऐसा लगता है कि मालकिन जानवी अभी भी श्री सिद्धार्थ वर्धन को पसंद करती है। सिद्धार्थ वर्धन के अलावा अन्य पुरुष चमक रहे थे, लेकिन सुस्त और रंगहीन थे। बीप बीप। जानवी अभी अभी नहाकर बिस्तर पर लेटी थी, ये सोचकर कि फू शेंघाई को अतिथि कक्ष में कोई जरूरत तो नहीं थी, जब उसने वीचैट पर एक संदेश भेजा। बस काम खत्म किया, नहाना चाहता था और तौलिया अपरिचित लगा। क्या तुम्हारे पास कोई और ब्रांड है? उद्धरण चिन्ह। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने उसे फोन किया। तौलिया के अलावा क्या कोई और चीज है जिसकी तुम्हें आदत नहीं है? मैं नौकरों से तुम्हें लाने के लिए कहूंगी। अतिथि कमरे का सामान एक ब्रांड से यादृच्छिक रूप से खरीदा गया था, बहुत अच्छा नहीं था। फू शेंघाई एक आदमी है जो जीवन शैली और स्वाद दोनों को महत्व देता है। ये सामान्य है कि वे संतोषजनक नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। काम के बाद शियाओली को परेशान करना सही नहीं है, यह अमानवीय है। इतना दयालु, दूसरों का भी ख्याल रखने वाला। अगर नहीं तो मैं काम चला सकता हूँ। वह अजीब तरह से हंसे। इस समय जानवी का आंतरिक अपराधबोध अपने चरम पर पहुंच गया। ये सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी मेजबानी में चौकस नहीं थी, मैं पूछना भूल गई कि तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने खुद के बाथरूम पर नजर डाली। अंदर अनछुए तौलिए थे। मेरे पास यहाँ अच्छा शॉवर जेल और शैम्पू भी है, मैं वे सब तुम्हारे लिए लाऊंगी, बस वही हूँ, कृपया इंतजार करो। उसने फोन काट दिया, अपने बिल्कुल नए नहाने के सामान को साफ किया और तीसरी मंजिल तक भाग गई। इससे पहले कि वह दस्तक दे पाती, दरवाजा खुल गया। फू शेंघाई ने अपनी कमर के चारों ओर एक तौलिया लपेटा हुआ था, उसके बाल अभी भी टपक रहे थे, नीचे देख रही थी, एक आकर्षक मत्स्यांगना रेखा थी। आह! जानवी चिल्लाए और मुड़ गई, मेरा मतलब नहीं था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाने आई थी। उसने अपने हाथ में तौलिया और प्रसाधन सामग्री सौंप दी। यहाँ, ये वे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए चुने थे, सभ्य गुणवत्ता, तुम उनका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उसने स्पष्ट रूप से उसे फोन पर सूचित किया था। वह अभी भी इस तरह कैसे गड़बड़ कर सकती थी? वह इतनी शर्मिंदा थी कि वह गायब होना चाहती थी। हाँ, उसके सिर के ऊपर से एक गहरी हंसी आई। जानवी ने ऊपर देखा। फू शेंघाई बल्कि असहाय लग रहे थे। मैं कोई लड़की नहीं हूँ, देखने में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम शर्मिंदा हो, जानवी? उद्धरण चिन्ह। उसने अपने खुद के बल्कि सही शरीर पर नजर डाली। बहुत बुरा नहीं होना चाहिए, है ना? बहुत बुरा नहीं होना चाहिए का तुम्हारा क्या मतलब है? एक माँ जो एक बच्चे से ज्यादा छेड़छाड़ कर रही थी। जानवी ने बादाम जैसी आंखों से उसे घूरा, जल्दी करो और अपना शॉवल लो। उसने उसे थोड़ा धक्का दिया, महसूस किया कि उसका चेहरा एक जलते हुए बादल जितना गर्म था। फू शेंघाई ने आगे धक्का नहीं दिया, जानवी द्वारा लाए गए सामान पर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मुझे सुगंध भी पसंद है। क्या उसके साथ छेड़खानी की जा रही थी? जल्द ही बाथरूम से पानी की आवाज आई। जानवी ने अपना मुंह ढक लिया और वापस अपने कमरे में भाग गई। बहुत शर्मनाक। उसने अभी अभी क्या देखा था? क्या उसे वह देखना भी चाहिए था? बाथरूम में फू शेंघाई ने अपने हाथ में शॉवर जेल की बोतल देखी और एक गहरी सांस ली। ये जानवी पर अद्वितीय सुगंध थी।
उसने अपने होठों को घुमाया, आंखें चमक उठी। सिद्धार्थ वर्धन का पैतृक निवास। सिद्धार्थ वर्धन अभी भी दस्तावेजों को सही कर रहे थे। यशवंत उनके सामने खड़ा था, बोलना चाहता था लेकिन रुक रहा था। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कहो। फू शेंघाई वरदान निवास में रुक रहा है। कड़क। सिद्धार्थ वर्धन के हाथ में कलम 2 टुकड़ों में टूट गई। यशवंत थोड़ा नाराज था, वह बस स्थिति का फायदा उठा रहा है। उद्धरण चिन्ह, मेरा कोई लेना देना नहीं। उसने उदासीनता से फाइल बंद कर दी, जाओ आराम करो। यशवंत। पुराने आदमी की घटना के बाद निदेशक सिद्धार्थ वर्धन ने सचमुच मालकिन पर हार मान ली थी। चंचल ने जानबूझकर सिद्धार्थ वर्धन को खबर पहुंचाने के लिए किसी को भेजा, उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। पुष्टि की कि वह सो गया, आगे कोई सवाल नहीं पूछ रहा। पहले से कहीं ज्यादा खुश। ये स्पष्ट है, सिद्धार्थ वर्धन उससे पूरी तरह से निराश है। हा, मेरे सभी प्रयास व्यर्थ नहीं गए, जानवी इस बार बर्बाद है। सिद्धार्थ वर्धन, तुम मेरे होगे। चंचल आखिरकार रात भर शांति से सो सकती थी। उसके भरोसेमंद अधीनस्थ ने बार बार पूछा, क्या तुम सच में सिद्धार्थ वर्धन की निगरानी के लिए किसी को नहीं भेज रही हो? व्यापारी हमेशा हिसाब लगाते हैं, हम इस क्षेत्र में उनके मुकाबले के नहीं हैं। चंचल, तुम्हें सुरक्षित खेलना चाहिए। क्या तुम्हें मेरे आकर्षण पर भरोसा नहीं है? चंचल ने अपनी ठोड़ी उठाई, हालांकि उसने सोचा कि वह जानवी जितनी सुरुचिपूर्ण नहीं थी, उसे विश्वास था कि वह आकर्षक थी। पुरुष उन महिलाओं को पसंद करते हैं जो उस पहलू में ज्यादा जीवंत होती है। वह उस तरह की है। सिद्धार्थ वर्धन ने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, उसे निश्चित रूप से उसकी तरह पसंद आना चाहिए। चंचल के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई, उसने भव्यता से हाथ हिलाया, वापस ले लो। अब से हम हर किसी से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसने समृद्धि समूह को नाराज किया है। एक बार जब सभी दुश्मन खत्म हो जाएंगे तो वह निश्चित रूप से आभारी होगा और मुझसे शादी करेगा। तब तक मैं सचमुच एक अमीर महिला बन जाऊंगी, पूरे बीजिंग में शीर्ष सोशलाइट। हा, सोशलाइट बनने के दिनों के बारे में सोचकर चंचल खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाई। दूसरों से ऊपर होने का ये जीवन, उसे भी इसका अनुभव करना चाहिए। उसके अधीनस्थ भी उसके लिए खुश थे। जब चंचल मालकिन बन जाएगी तो हमें बढ़ावा देना और भाइयों को साथ लाना याद रखना। चंचल ने अपने लाल होठों को घुमाया, गर्वित और अलग, समझ गई। मूर्ख, अगर वह समृद्ध होती है तो वह उन बहुत सारे लोगों को कैसे अनुमति दे सकती है जो उसके काले रहस्यों को उसके बगल में खड़े होने के लिए जानते हैं? उन सभी को न मारना पहले से ही एक दुर्लभ दया होगी, समृद्धि में लाना तो दूर की बात है। हास्यास्पद। बलदेव ने चंचल के चमकीले रोशनी वाले विला को देखा, उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। उसके बगल में जंग बहादुर खड़ा था। दोनों ने काले ट्रेंच कोट पहने थे, विला को देखते हुए उच्चतम बिंदु पर खड़े थे, एक हत्यारे की आभा से घिरे हुए थे। बलदेव के घावों को ढांकने वाली पट्टियां भयानक रूप से दिख आवटी थी, डर में इजाफा कर रही थी। उसके राख के चेहरे पर चांदनी ने उसे मौत के अग्रदूत जैसा बना दिया, वार करने के लिए तैयार, जान लेने का इंतजार कर रहा था। क्या तुम गंभीर हो? जंग बहादुर ने अविश्वास में पूछा। तुम वे भाई थे जिन्होंने उसके साथ जिंदगी और मौत का सामना किया, और भी ज्यादा। उद्धरण चिन्ह। उसके अपने भाई ने जो गंदगी की थी, उसे जंग बहादुर के लिए व्यक्त करना मुश्किल था। बलदेव ने अपने दांत भींचे, उसकी आंखें नफरत से भरी थीं, लाल और भयावह। उसके साथ 1000 बार सोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह बेरहम है। वह मुझे मारना चाहती है, मैं उसे इससे दूर नहीं जाने दूंगा। अगली सुबह नौकरों ने एक शानदार नाश्ता तैयार किया। जानवी की मां ने विशेष रूप से निर्देश दिया था, क्योंकि आज मेहमान थे, इसे उच्चतम मानक का बनाने के लिए। पूरी मेज भरी हुई, चमकदार, और यह बहुत आकर्षक लग रहा था। अध्यक्ष फू को यह पसंद आना चाहिए। वह जितना ज्यादा देखती थी, उतनी ज्यादा खुश होती थी। चूंकि पहली बार कोई आदमी रुका था, यह इंगित करता था कि उसकी बेटी एक सुंदर जीवन की ओर बढ़ रही थी और अतीत को अलविदा कह रही थी। वह जल्द से जल्द अपनी बेटी को उदासी से बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर सकती थी। अब बच्चे भी आसपास थे और एक दामाद होने से सब कुछ सही हो जाएगा। एक माँ के रूप में वह चाहती थी कि उसकी बेटी खुश रहे, और वह कोई अपवाद नहीं थी। वह इतनी खुश थी कि वह लगभग पूरी रात सो नहीं पाई। जानवी ने आलस्य से खींचा जैसे ही वह नीचे आई। आज जय मिहिर को पुराने घर वापस ले जाने की योजना बना रही थी, केवल इस दृश्य को देखने के लिए। एक शानदार भोजन और उसकी माँ अच्छे से कपड़े पहने हुए। यह क्या है? क्या हम कोई छुट्टी मना रहे हैं? वह थोड़ी भ्रमित थी, अपने उलझे हुए बालों को रगड़ रही थी, बिना मेकअप के नीचे आ रही थी। जानवी की माँ ने उसकी गंदी नजर देखकर जल्दी से उसे वापस ऊपर धकेल दिया। जाओ नहाओ और अच्छे से कपड़े पहनो, घर पर मेहमान है। अपनी उपस्थिति पर ध्यान दो। ये स्पष्ट था कि उसकी माँ सचमुच उसे जल्दी से शादी करवाने के लिए उत्सुक थी। जानवी हक्का बक्का और मनोरंजन में थी। वह कहाँ है? मेहमान कहाँ है? जानवी की माँ को एहसास हुआ, तीसरी मंजिल पर देखा, अभी तक नहीं जागे। जाओ और उसे बुलाओ, पहले ही जा चुका है।
समृद्धि समूह अपनी पूरी कोशिश से लड़ रहा था, यहाँ तक कि फू शेंघाई ने भी थोड़ी सी भी लापरवाही की हिम्मत नहीं की। डर था कि वे कब्जा कर लेंगे। चला गया। जानवी की माँ थोड़ी निराश थी। उसने सोचा कि उनके पास लगभग एक दामाद था। माँ, जैसा कि मैंने कहा है, एक असफल शादी ने पहले ही मेरी आधी जिंदगी ले ली है। अगर तुम चाहती हो कि मैं बच जाऊं, तो तुम भविष्य में मेरे प्यार और शादी के मामलों में दखल मत देना। अपनी बेटी का थका हुआ चेहरा देखकर जानवी की माँ का दिल दुखने लगा। ठीक है, मैं जो कुछ भी तुम कहोगी, सुनूंगी। मैं अब तुम्हारे व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं दूंगी। जानवी की मां ने उसे फुसलाया। बस एक आखिरी बात, ये फू शेंघाई था जिसने बच्चे को ढूंढने में मदद की। जानवी का परिवार उसका एहसानमंद है। भविष्य में उसके साथ बेहतर व्यवहार करो, ज्यादा मत करो। जानवी को एक व्याख्यान मिला। अपना उत्साह खोकर जानवी की मां जयमिहिर को ढूंढने के लिए ऊपर चली गई। उपचार में अंतर दुनिया भर में था। जानवी ने असहाय रूप से सिर हिलाया। सोएली उसके पास आई। मालकिन फू शेंघाई के बारे में मेरे साथ पूरी रात चैट कर रही थी। वो उससे बहुत संतुष्ट लगती है और मुझे तुम दोनों को मिलाने के लिए चाहती हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम जल्द ही शादी पर विचार नहीं करोगी। मैं भविष्य में तुम्हारे लिए कवर करूंगी, चिंता मत करो। धन्यवाद सोएली, तुम अद्भुत हो। उसने लापरवाही से अपना फोन पलटा। वित्तीय समाचार देख रही थी, लेकिन उसके विचार उसके दादाजी के स्वास्थ्य पर थे। चंचल के वापस जाने के बाद सिद्धार्थ वर्धन ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी? उसकी प्रकृति को देखते हुए उसकी जान लेने के लिए तूफान नहीं आना मुश्किल था। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी। सोएली ने दरवाजा खोला। ये हेमा थी, जयमिहिर को कुछ मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए यहाँ आई थी। वाह, इतना शानदार नाश्ता! क्या यह इसलिए तैयार किया गया था क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं आ रही हूँ? जानवी ने शर्मिंदगी से कहा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है ना? आओ और कोशिश करो, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ठीक है, ये जानकर कि फू शेंघाई तुम्हारे यहाँ रुक रहा है, तुम दोनों इतने प्यार में हो, मैं आत्मा अवशोषित नहीं होऊंगी। क्या यह उसकी वजह से है कि मैं इसका आनंद ले रही हूँ? हेमा मेज पर बैठ गई, खुद को लिप्त करती हुई। चीन लौटने के बाद से उसने 10 पाउंड वजन बढ़ा लिया है। मदद नहीं की जा सकती थी, यहाँ का खाना अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षक था। जानवी ने उसे एक तरफ खींच लिया। नहीं, तुमने अभी अभी क्या कहा? फू शेंघाई यहाँ रुक रहा है। उद्धरण चिन्ह, क्या वह नहीं है? पत्रकारों ने पहले ही तस्वीरें खींच ली हैं और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। जानवी का फोन बजा। उसने उस पर नजर डाली। ये फू शेंघाई था। जानवी, माफ करना, मैंने तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए जानबूझकर वरदान निवास जल्दी छोड़ दिया, लेकिन पत्रकारों ने फिर भी मुझे देखा और इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। उसके ईमानदार लहजे के साथ जानवी उसे कैसे दोष दे सकती थी? कोई बात नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उसने सोचा कि अगर वह प्रचार को थोड़ा दबा सकता है, तो फिर से विचार किया, एक अकेली महिला के रूप में थोड़ी सनसनी में क्या गलत है? ईमानदार होना परछाइयों को डाले जाने से डरना नहीं है। ऐसे आधारहीन अफवाहों पर समय और ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वह कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, थोड़ी देर बाद ये भुला दिया जाएगा। अप्रत्याशित रूप से फू शेंघाई ने सीधे कहा, मैं जनसंपर्क विभाग से इसे संभालने के लिए कहूंगा, मैंने बस खुद को समझाने के लिए फोन किया, मुझे डर था कि तुम गलत समझोगी। जानवी ने सचमुच सोचा था कि यह वह हो सकता है। अचानक उसे लगा कि उसने उसके चरित्र को बदनाम किया है। धन्यवाद। उसने फोन काट दिया। हेमा ने एक सार्थक मुस्कान के साथ उसे देखा। क्या वह दिल की एक फड़फड़ाहट थी? उद्धरण चिन्ह, बकवास मत करो, वह ऐसी रोमांटिक नहीं थी, लेकिन उसने जो किया वह वास्तव में सज्जनतापूर्ण और बहुत जिम्मेदार था। नाश्ते के बाद हेमा ने औपचारिक रूप से जयमिहिर के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श शुरू किया। पूरी प्रक्रिया बहुत सुखद थी। जानवी की मां लगातार तारीफ करती रहीं, एक पेशेवर के योग्य, बहुत सक्षम, तुम्हारे साथ जयमिहिर की रिकवरी में मदद करने से मुझे आश्वासन दिया गया है। अपने छोटे पोते को इतने सारे उतार चढ़ावों से गुजरते हुए देखकर जानवी की मां का दिल सचमुच टूट गया था। हेमा के सत्र के दौरान समय का फायदा उठाते हुए उसने कई लोगों को पुराने घर को जल्दी से साफ करने की व्यवस्था की थी। सब कुछ उच्चतम मानकों पर, अपने छोटे पोते को गलत नहीं करना चाहती थी। जानवी के पिताजी भी उत्साह से गाड़ी चलाकर आए। मैं व्यक्तिगत रूप से जयमिहिर को वापस लाऊंगा। बेटी ने आखिरकार उन्हें, पुराने जोड़े को, अपने बच्चे को उठाने की अनुमति दी, जिससे वह इतना उत्सुक था कि वह लगभग अपने पैर पटक सकता था। जयमिहिर को जानवी की लगभग एक थूकने वाली छवि देखकर वह इतना खुश था कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सका। बहुत प्यारा, सचमुच मनमोहक, केवल मेरी बेटी ही ऐसे प्यारे खजाने को जन्म दे सकती थी। हेमा का पहला सत्र ज्यादा देर तक नहीं चला, 1 घंटे में समाप्त हो गया। जानवी के माता पिता ने बार बार अपना आभार व्यक्त किया और हेमा को एक बड़ा लाल लिफाफा दिया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। हम जयमिहिर के भविष्य के मनोवैज्ञानिक उपचारों के लिए आपको लेने और छोड़ने के लिए एक ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे। हम आपको परेशान करते हैं।
हेमा को खुशनुमा माहौल पसंद आया। वह माता पिता के बिना बड़ी हुई थी, जानवी से बहुत ईर्ष्या करती थी जिसे कई लोगों द्वारा इतना लाड़ प्यार किया जाता था। बेशक, जानवी के माता पिता को विदा करते हुए जानवी पीछे रुक गई। मुझे अभी भी कंपनी जाना है, क्या तुम साथ आना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। हेमा खुश थी, जरूर। चीन आने के बाद से उसे घूमने का अवसर नहीं मिला था, ये देखना अच्छा होगा कि प्रसिद्ध आयुर्वर्धन कैसा था। कार में उसने लाल लिफाफा जानवी को सौंप दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हें इसे लेना चाहिए, ये बस मेरे माता पिता का इशारा है। अगर तुम स्वीकार नहीं करती हो तो वे परेशान होंगे। उनकी स्थिति के लोगों के लिए इस तरह का एक लाल लिफाफा कुछ भी नहीं था। हेमा ढोंगी नहीं थी, इसे सावधानी से अपने बैग में संग्रहित कर रही थी। किसी कारण से उसे जानवी के माता पिता सचमुच पसंद थे। वे दिलचस्प, विनम्र और विशेष रूप से परवाह करने वाले लगे। संक्षेप में, उनके साथ बातचीत करना बस उसे खुश करता था। चाचा और चाची ने मुझे बाद में खाने के लिए आमंत्रित किया। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने एक भौं उठाई, स्पष्ट रूप से हेमा की खुशी को महसूस करते हुए। बेशक, तुम न केवल रात के खाने के लिए आ सकती हो, बल्कि अगर तुम्हें पसंद है तो पुराने घर में क्यों नहीं चली जाती? क्या मैं सचमुच कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। हेमा बहुत खुश थी। बेशक, कंपनी जाने के बाद अगर कुछ और नहीं है तो हम खरीदारी के लिए जा सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें खरीद सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक शानदार भोजन पकाऊंगी। जानवी बस अपने आभार को दिखाने का कोई मौका न होने की चिंता कर रही थी। अब हेमा का पुराने घर पर होना एकदम सही था। आयुर्वर्धन समूह। जानवी ने बस अपनी लंबी टांगों के साथ कार का दरवाजा खोला था जब लीलाराम भाग कर आया। अध्यक्ष जानवी, यह अच्छा है कि तुम आए, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। उसने अपरिचित हेमा पर नजर डाली। ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। नमस्ते, मैं मनोवैज्ञानिक हेमा हूँ। मैं आपके अध्यक्ष जानवी के साथ काम पर जाने के लिए यहाँ हूँ। निश्चिंत रहें, मैं कोई परेशानी नहीं करूंगी। मैं बस अतिथि क्षेत्र में जाकर कुछ खेल खेलूंगी। जानवी ने सिर हिलाया। हेमा की समझदार प्रकृति ने लीलाराम पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ा। उसके जाने के बाद उसने जल्दी से कहा, हमारी कंपनी द्वारा विकसित नवीनतम उत्पाद की कथित गुणवत्ता के मुद्दों के लिए आलोचना की गई है। उन्होंने पेशेवर मूल्यांकन करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों का एक गुच्छा भी इकट्ठा किया और उत्पाद के मोड के बारे में कई विश्लेषण प्रकाशित किए। कई प्रभावशाली ब्लॉगर्स इस बारे में पागलपन से दोबारा पोस्ट कर रहे हैं और नए उत्पाद की प्रतिष्ठा गिर रही है। इस तिमाही की बिक्री गंभीर रूप से प्रभावित है। अगर इसे हल नहीं किया गया तो मुझे डर है कि हम उस लोकप्रियता और ग्राहकों को खो देंगे जिन्हें हमने इतनी मेहनत से जमा किया है। नुकसान अकथनीय होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बस शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों में एक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले थे, और ऐसी घटना का मतलब है कि इस साल हमारी उन्नति की संभावना निराशाजनक है। उद्धरण चिन्ह। चंचल नए उत्पाद को ठीक करने की कोशिश करने के लिए प्रयोगशाला में हर रात जाग रही है। हर किसी को एक स्पष्टीकरण देने की उम्मीद है। पूरी घटना बहुत अचानक और जल्दी हुई, जैसे किसी ने आग को हवा दी हो। हमें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। जानवी कार्यालय की ओर चलते हुए भौहें चढ़ा रही थी। तिमाही रिपोर्ट देखने के बाद उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। तुम अब ये क्यों कह रहे हो? ये कल हुआ था और इस बिंदु तक किण्वित होने में एक दिन और एक रात लग गई है। उद्धरण चिन्ह। लीलाराम लगभग आंसू बहाने की कगार पर था। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है जो आयुर्वर्धन समूह के खिलाफ इतनी बड़ी रंजिश रखेगा कि उसे रातों रात नष्ट करना चाहेगा। सिद्धार्थ वर्धन। वह एकमात्र व्यक्ति था जिसके बारे में वह सोच सकती थी। उसने अपना फोन निकाला। जांच में मदद के लिए वानी को फोन करने वाली थी, लेकिन जैसे कि यह समय पर बारिश हो, फोन आया। मुझे सब पता है, मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। मुझे संदेह है कि यह सिद्धार्थ वर्धन है। जानवी ने गुस्से से अपने दांत भींचे। बेशर्म, मेरे लिए जानवी के परिवार और मेरे भाइयों को विचलित करने के लिए ऐसे साधनों का उपयोग करना। क्या उसे डर नहीं है कि मैं ज्यादा के लिए कम बलिदान दूंगी? ईमानदारी से, आयुर्वर्धन समूह कुछ ऐसा था जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। कोई लगाव महसूस नहीं करने का दावा करना झूठ है। ये सिद्धार्थ वर्धन नहीं है। जानवी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह नहीं है। हाँ, मुझे अभी अभी मेरे लोगों से एक संदेश मिला है। सिद्धार्थ वर्धन ने ऐसे आदेश जारी नहीं किए, और वह वर्तमान में देश में नहीं है। जानवी ने अपने लाल होठों को काट लिया, परेशान महसूस कर रही थी। उसे किसी अन्य बड़े शॉट्स को नाराज करने की याद नहीं थी। फोन बजा। ये फू शेंघाई है। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं पहले एक कॉल लूंगी। अगर कुछ है तो मुझे एक संदेश छोड़ना याद रखना। वानी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ देख रही हूँ। हमें स्थिति को बिगड़ने से बिल्कुल रोकना चाहिए। फू शेंघाई के साथ कॉल कनेक्ट करें। उसकी आवाज हमेशा की तरह चिंतित थी। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। पहले जानवी ने दृढ़ता से नहीं कहा होगा, लेकिन इस बार वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि इसके पीछे कौन है और अभी भी चीन में बिना कोई निशान छोड़े परेशानी पैदा करने में सक्षम है।
क्या तुम मुझे ये पता लगाने में मदद कर सकते हो कि इसके पीछे मुझे कौन लक्षित कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। जानवी ने थोड़ी शर्मिंदगी से पूछा। फू शेंघाई ने धीरे से सहमति व्यक्त की। ठीक है, मैं आधे घंटे में तुम्हें वापस फोन करूंगा। वह सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिद्धार्थ वर्धन को टक्कर दे सकता है, और आधे घंटे से भी कम समय में उसने एक संदेश भेजा। सूरज शेखर, तुम्हें शायद इस व्यक्ति का एक प्रभाव है। ये सूरज शेखर कैसे हो सकता है? जानवी की आवाज बढ़ गई, लगभग गुस्से से फट गई। हेमा ने कंपनी भर में दहशत देखी, जैसे कुछ गंभीर हुआ हो। अंदर आकर ये देखने की तैयारी कर रही थी कि क्या वह किसी चीज में मदद कर सकती है, केवल जानवी की चीख सुनने के लिए। उसने हेमा पर वापस नजर डाली, उसे स्तब्ध देखकर। माफ करना, आज के लिए बस इतना ही रहने दो, धन्यवाद। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जानवी। जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल सकती हूँ। जानवी ने फोन काट दिया और हेमा को देखा। वो वहां माफी मांगते हुए खड़ी थी, यह नहीं जानती थी कि आगे बढ़ना है या दूर फीका पड़ना है। सूरज शेखर तुम्हें लक्षित कर रहा है, क्या वह समूह के संकट के पीछे है? जानवी ने अपने होठों को खींचा। वह है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसका मुझसे कोई लेना देना कैसे हो सकता है? तुम जानती हो कि मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है। क्या तुम अभी भी मुझे अपने घर जाने देने की योजना बना रही हो? उसकी आवाज शिकायत से भरी थी। जानवी गई और उसके बालों को सहलाया। तुम क्यों नहीं जा सकती? तुम जय मिहिर की मनोवैज्ञानिक हो, जिस व्यक्ति पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। जय मिहिर को वापस पाने में तुम्हारी मदद के बिना मुझे अभी भी नहीं पता कि बच्चे को ढूंढने में कितना समय लगेगा, और अपने बेटे को ढूंढने में सक्षम होने के कारण तुम एक आवश्यक सबक हो। मुझे दिलासा देना बंद करो। हेमा ने गुस्से से अपने दांत भींचे। वह कमबख्त सूरज शेखर, वह इतने अपमानजनक काम कैसे कर सकता है? मैं अब उससे कभी नहीं निपटूंगी। इससे पहले कि वह दरवाजे में प्रवेश करती, उसने कर्मचारियों से परामर्श किया था। घटना को अतिरंजित और सुशोभित किया गया था। उत्पाद को बाजार में प्रवेश करने से पहले कठोर परीक्षण के अधीन किया गया था। लग्जरी ब्रांड प्रतिष्ठा खोने से सबसे ज्यादा डरते हैं। एक पल यह अमीरों के लिए एक वांछनीय वस्तु है, अगले ये बेकार है। मैं जाकर उसे पीटूंगी, हेमा ने घोषणा की। जानवी ने उसे पकड़ लिया। यह मेरे और उसके बीच एक व्यक्तिगत झगड़ा है। वह शायद सिद्धार्थ वर्धन के लिए मेरा बदला ले रहा है। मैं आक्रामक के इस लहर को लूंगी। तुम हस्तक्षेप मत करो। उद्धरण चिन्ह। प्यार स्वाभाविक रूप से मुश्किल है। हेमा का अप्रतिबंधित प्यार दर्दनाक है। जानवी अपने लिए उसकी भावनाओं को प्रभावित नहीं होने दे सकती थी। जीवन में इतनी सारी पछतावा नहीं होता है। संभव नहीं, मुझे आज जाना होगा। हेमा दरवाजे तक पहुंची और जानवी ने उसे वापस बुलाया। अगर तुम सचमुच इस पर जोर देती हो तो मैं जय मिहिर के डॉक्टर को बदल दूंगी, और तुम्हें जानवी के परिवार के पुराने घर में और अनुमति नहीं दी जाएगी। जानवी। उद्धरण चिन्ह। यह इस कीमती दोस्ती की रक्षा करने का उसका एकमात्र मौका था। जानवी ने अपने होठों को खींचा, उदारता से उसके बालों को सहलाया। हम दोस्त हैं, और दोस्त एक दूसरे के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाते हैं। इसके अलावा यह आखिरकार एक सामान्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, बस वह बहुत शक्तिशाली है, जैसे हम पर एक विषाल छाया डाल रहा हो। आयुर्वर्धन समूह बहुत लंबे समय तक आरामदायक रहा है और भूल गया है कि लड़ने की मुद्रा कैसी होती है। उसने महसूस किया कि यह विकास का एक अवसर भी था। इस क्षण में हेमा का जानवी के लिए प्रशंसा उतनी ही विशाल थी जितनी बढ़ती नदी। जानवी, तुम गुस्सा भी नहीं हो। मैं सचमुच डरी हुई थी, क्योंकि सूरज शेखर की वजह से तुम फंस जाओगी और हम दोस्त नहीं रहेंगे। तुम नहीं जानती कि डब्ल्यू देश में इन वर्षों के दौरान मेरे शिक्षक के साथ मनोविज्ञान में गहराई से जाने और कुछ व्यापारिक दिग्गजों को परामर्श प्रदान करने के अलावा मैंने कभी किसी से ईमानदारी से दोस्ती नहीं की है। शुरू में तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सिर्फ सहानुभूति थी, लेकिन अब मैं सचमुच तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ। सिद्धार्थ वर्धन द्वारा प्रशंसित महिलाएं वास्तव में असाधारण हैं। वास्तव में एक तरह से तुम दोनों एक ही आत्मा के हो। जानवी ने पहले कभी ऐसी बकवास नहीं सुनी थी, और एक पल के लिए उसे नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। क्या आप कहानी का अगला भाग चाहते हैं, या आप मुझे कोई और कहानी देना चाहते हैं जिसका मैं अनुवाद करूं? हुली को शांत करने के बाद जानवी ने कंपनी के मामले संभालने शुरू किए। जय चंचल ने खबर देखी और तुरंत फोन किया। उसकी आवाज से उसकी हमेशा की चंचलता गायब थी और उसमें थोड़ी गंभीरता तथा आशंका थी। मैंने जहीर खान से मीडिया की बड़बड़ाहट को दबाने के लिए कहा है, और उन तथाकथित विशेषज्ञों से भी बात की है कि क्या वे अपना रूप बदल सकते हैं। आखिरकार इन लोगों का काफी प्रभाव है, और अगर हम समझौता कर सके तो सबसे अच्छा होगा। जानवी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। दूसरे भाई, आपका होना सच में बहुत अच्छा है। सबसे बड़े भाई जय मिहिर का फोन आया। मैंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके पता लगाया है कि इसके पीछे कौन है। ये सौरभ चतुर्वेदी है, जो सिद्धार्थ वर्धन के करीब है। पहले मुझे लगा कि वह सिद्धार्थ वर्धन का बदला लेने के लिए तुम पर हमला करने की योजना बना रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह आरोग्यम समूह को एक जरिया बनाकर भारत के बाजार में प्रवेश करना चाहता है। इस बार वह तुम्हें अपना बेशकीमती शिकार मानता है और आसानी से जाने नहीं देगा।
मैंने पहले ही अपने आसपास के लोगों को उससे अपने अनुबंध समाप्त करने के लिए कह दिया है। मुआवजा जयंत समूह देगा, किसी और कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि जयंत परिवार की बहन को कोई भी कभी तंग नहीं कर सकता। जानवी ने कहा, बड़े भाई, आप कितने शक्तिशाली और अद्भुत हैं। जय मिहिर की आवाज में स्पष्ट गुस्सा झलक रहा था। क्या वह सच में सोचता है कि कोई भी मेरी बहन को भारत में तंग कर सकता है? अगर सिद्धार्थ वर्धन अभी कार्रवाई करता तो शायद सफलता की संभावना होती, लेकिन उसके जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए वह सच में नहीं समझता कि एक शक्तिशाली अजगर भी स्थानीय सांप पर हावी नहीं हो सकता। हंसकर जानवी जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। बड़े भाई, हम स्थानीय सांप नहीं हैं, हम तो असली नागराज हैं। ठीक है, ये देखकर कि तुम्हारा मिजाज ज्यादा खराब नहीं है, मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। मैं काम के बाद तुमसे मिलने आऊंगा। जानवी को गर्मजोशी से गले लगने का एहसास हुआ। वह अंदर से खुश महसूस कर रही थी और अब उतनी उदास या नाराज नहीं थी। जब सैनिक आएंगे तो हम उन्हें खदेड़ देंगे, जब पानी आएगा तो हम उसे मिट्टी से ढक देंगे। उन सब में सबसे दबंग पांचवें भाई जयंत सिरिन थे। वह कमीना, तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत, पांचवा भाई उसे अभी बांधकर तुम्हारे पास लाएगा। वह शब्दों से ज्यादा कार्रवाई को प्राथमिकता देता था। जानवी ने उसे रोकने की जल्दी की। पांचवें भाई, तुम्हें भारत की सीमाओं के भीतर कोई हरकत करने की इजाजत नहीं है, कुछ भी गैरकानूनी मत करना। जल्दी वापस आओ। जैसे ही सौरभ चतुर्वेदी क्लब से निकलने वाला था, जयसिरिन ने दांत पीसे हिचकिचाहट महसूस करते हुए, पांचवें भाई, मुझे गुस्सा आ रहा है, जानवी ने धमकी दी। जयसिरिन ने हार मान ली। ठीक है, समझ गया, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। उसने अपने अधीनस्थों को गुस्से में निर्देश दिया, उस पर नजर रखो। अगर उसने ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत की तो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी मैं उसे समझाऊंगा कि फूल इतने लाल क्यों खिलते हैं। कितना बदमाश। अंडरवर्ल्ड में शामिल होना बड़ी बात। उसे बिना कोई निशान छोड़े मिटा दिया जाएगा। हत्या के अभियानों के मामले में शायद गुप्त दल जितना चिकना नहीं, लेकिन आमने सामने एक पर एक कोई डर नहीं है। जानवी सचमुच भाग्यशाली थी। उसके भाइयों ने बिना उसके कहे ही कार्रवाई की, चुपचाप अपने तरीकों से उसकी समस्याएं हल करने में मदद की। सबका पसंदीदा होने का यह एहसास अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। इस क्षण जानवी को लगा कि भले ही वह सौरभ चतुर्वेदी का सफलतापूर्वक मुकाबला न कर पाए, उसने कम से कम अपनी पूरी कोशिश तो की है, और चाहे वह सफल हो या विफल, यह इसके लायक था। रात को घर लौटते समय वाणी ने जानवी को एक चौंकाने वाली खबर बताई। क्या तुम जानती हो कि सिद्धार्थ वर्धन विदेश क्यों गया? उसे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। अब वह बस नहाना, अपने बच्चे को देखना और जवाबी कार्रवाई पर विचार करना चाहती थी। सौरभ चतुर्वेदी का काफी प्रभाव था। आरोग्यम समूह को लगातार कई अनुबंध समाप्ति मिली, जिनकी मुआवजा राशि उसे कुछ समय के लिए सिरदर्द देगी। जानवी के जवाब दिए बिना ही वाणी पहले से ही हंसने की हद तक उत्साहित थी। चंचल, उस मूर्ख ने, उसने वास्तव में गुप्त दल के लोगों को उन सभी मुख्य अधिकारियों के पीछे लगा दिया जिन्होंने विराट समूह के साथ अनुबंध समाप्त कर दिए थे। कहा जाता है कि उसने लगभग एक बहुत प्रभावशाली मुख्य अधिकारी का अनुबंध समाप्त कर दिया था। अगर सिद्धार्थ वर्धन समय पर नहीं आते तो उसकी जान सुरक्षित नहीं होती। सिद्धार्थ वर्धन के आसपास इतनी भयानक महिला है, इसने और अधिक लोगों को उसके साथ अनुबंध समाप्त करने के लिए डरा दिया है। वह गड़बड़ी को साफ करने के लिए विदेश गया है। जानवी मुस्कुराई। सिर्फ एक आरोग्यम समूह ही उसे परेशान करने के लिए काफी था, जबकि विराट समूह जैसा भयानक व्यावसायिक साम्राज्य उथल पुथल में था। उसे शायद कई दिनों और रातों तक सोना नहीं पड़ेगा। मूर्ख, उसने फिर से उसके बारे में क्यों सोचा? वह नीच व्यक्ति उसके विचारों के लायक नहीं था। हाँ, उसके साथ सही हुआ। वाणी सहमत हुई। ठीक है, उसके साथ सही हुआ। जानवी को चुनने के लिए अंधा। मैं हैरान हूँ, इतनी सारी महिलाओं में उसने ऐसी को चुना जो केवल लड़ती और फ्लर्ट करती है। 10,000 पुरुषों के लिए बस है। जरूर कोई आंख की बीमारी होगी। मैं सच में उसके लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहती हूँ। मुझे गंभीर संदेह है कि क्या सिद्धार्थ वर्धन के पास चंचल द्वारा रखा गया कोई रहस्य है, या शायद वह चंचल से कुछ हासिल करना चाहता है। समझ में नहीं आता। जानवी दूसरी ओर मान चुकी थी, वह इसके लायक है। चंचल उसका पतन है। पहले जया कीर्ति, फिर चंचल। उसका जीवन अराजक होना चाहिए। जानवी ने दांत पीसे। सो जाओ। पश्चिमी देश। सिद्धार्थ वर्धन अपने सामने मौजूद असंख्य फाइलों को देखता है और अपना माथा दबाने से खुद को रोक नहीं पाता। यशवंत तुरंत कॉफी का एक कप सौंपता है। थके हुए हो? थोड़ी देर आराम करना चाहोगे? हाल ही में जयंत समूह और देवज्योति समूह के संयुक्त हमलों ने सिद्धार्थ वर्धन को थका दिया था। उसने लगभग दिवालिया हो चुके समूह को बड़ी मुश्किल से बचाया था, केवल चंचल के उपद्रव के लिए। जबकि कोई और होता तो ढह जाता, केवल सिद्धार्थ वर्धन ही टिक सकता था। उसके दादाजी अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए थे और ठीक नहीं हुए थे। सिद्धार्थ वर्धन और भी दिल से थका हुआ था। यशवंत ने ये देखा और चिंतित था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। तुम आगे किससे मिलना चाहते हो? एक के बाद एक परियोजना में समस्याएं आने पर सिद्धार्थ वर्धन ग्राहकों से मिलने के लिए विनम्र हुआ, स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था। जिस पल वह पश्चिमी देश पहुंचा, उसका कार्यक्रम भरा हुआ था, बिना आराम किए। लगातार 2 दिनों तक बिना रुके दौड़ना, यहाँ तक कि सोने का भी समय नहीं था। दरवाजा खुला। अब मुझसे मिलने का समय है। चंचल नखरे से अंदर आई। उसने एक सफेद जालीदार पोशाक पहन रखी थी। उसकी छाती मोहक और लुभावने नैन नक्श उसे एक चुड़ैल जैसा बना रहे थे। सिद्धार्थ वर्धन ने अपनी नजर उठाई, उसे ठंडी नजर दी, हल्का सा माथा सिकोड़कर, तुम क्यों आए हो?
उसने सिगरेट जलाई, एक गहरी सांस ली और दबंगई से पीछे झुक गया, चंचल की निकटता से बचते हुए। अपने प्रयास में विफल होकर चंचल गुस्से से पैर पटकती है। निदेशक सिद्धार्थ, क्या हुआ? क्या आपका मूड खराब है? क्या बातचीत ठीक नहीं चल रही है? सिद्धार्थ वर्धन खिड़की की ओर चल दिया, उसे जवाब दिए बिना। चंचल ने अपना होंठ काटा। निदेशक सिद्धार्थ, मैं गलत थी। उसने उन सभी को खत्म करने की कोशिश की जो सिद्धार्थ वर्धन के खिलाफ खड़े थे और लगभग सफल होने वाली थी जब तक कि सिद्धार्थ वर्धन ने आकर सब कुछ नहीं रोक दिया। वे लोग उसे भूत की तरह देखते थे। इससे चंचल और भी ज्यादा उन्हें खत्म करना चाहती थी। क्या वह डरावनी लगती थी? सम्मानित क्यों नहीं? जानवी के पास मौजूद उस महिमा के बारे में सोचना जो वह हासिल नहीं कर सकती थी, इससे वह निश्चुप हो गई। मैं वादा करती हूँ, भविष्य में मैं फिर कभी इतनी आवेश में नहीं आऊंगी। अगली बार एक और मौका मिलने पर वह सब कुछ सावधानी से योजना बनाएगी, कोई निशान नहीं छोड़ेगी। इस बार वह बहुत उत्सुक थी। वापस जाओ। सिद्धार्थ वर्धन के पास उसे कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। चंचल आगे बढ़ी, सिद्धार्थ वर्धन की कमर को कसकर गले लगा लिया। आप मुझे मार सकते हैं या डांट सकते हैं, आप जैसे चाहें सजा दे सकते हैं, लेकिन खुद को नाराज मत कीजिए, मुझे रहने दीजिए और इसका एक साथ सामना करने दीजिए, ठीक है? सिद्धार्थ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं फिर कभी इतनी लापरवाह नहीं बनूंगी। सौभाग्य से आपके लोगों ने कुछ भी बड़ा होने से पहले मुझे रोक दिया, है ना? भारत में एक कहावत है, जब संभव हो तो माफ करना महान होता है, क्या आप इसे जाने दे सकते हैं? ये कहते हुए चंचल फिर से पास आई। निदेशक सिद्धार्थ, उसने नखरे से मुंह फुलाया। सिद्धार्थ वर्धन ने उसकी कलाई से उसे थोड़ा दूर धकेला, अपनी गहरी आंखें सिकुड़ते हुए, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। अगर मैं सच में करता तो क्या तुम अभी भी यहाँ खड़ी होकर मुझसे बिना चोट के बात कर रही होती? वह मुस्कुराता हुआ प्रतीत हुआ, फिर भी उसकी आंखों में ठंडी तीक्ष्णता ने चंचल को लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं दी। वह कुछ कदम पीछे हट गई, घबराकर अपने कपड़े पकड़े हुए। उस डरावनी मौत की घूरन ने उसकी त्वचा को सिहरा दिया, ये भयानक था। उसके धर्मपिता में भी वह आत्मा वैधने वाली धमकी नहीं थी। चंचल ने एक कठोर मुस्कान जबरदस्ती दी और कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ वर्धन ने उसके हाथ पर थपथपाया, ज्यादा मत सोचो। देवज्योति समूह और जयंत समूह के बीच गठबंधन बहुत पेचीदा है। तुम वित्त में पारंगत नहीं हो, इसलिए यहाँ मदद नहीं कर सकती, तुम्हें देखना मेरा ध्यान भटकाता है। ये सुनकर चंचल बहुत खुश हुई। सिद्धार्थ वर्धन वास्तव में उसकी परवाह करता है, उसे ऐसे सज्जन व्यक्ति को संजोना चाहिए। मुझे पता है, आपने बहुत मेहनत की है। जब आप आज रात वापस आएंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से इनाम दूंगी। चंचल ने सिद्धार्थ वर्धन की बांह को छुआ और आज्ञाकारी रूप से कुछ कदम पीछे हट गई। सिद्धार्थ वर्धन हल्के से हंसा, मैं यशवंत से तुम्हें पहले आराम करने के लिए वापस ले जाने के लिए कहूंगा। जरूर। सिद्धार्थ वर्धन ने चंचल की हिचकिचाती पीठ पर एक नजर डाली, उसका भाव स्पष्ट और गहरा था। जब यशवंत लौटा तो सिद्धार्थ वर्धन पहले ही होटल के निजी सम्मेलन कक्ष में प्रवेश कर चुका था। अंदर कई वितरक और भागीदार बैठे थे जिनका पहले विराट समूह के साथ अच्छा सहयोग था। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने क्या चर्चा की, लेकिन हर कोई गंभीर भावों के साथ चला गया। चंचल होटल में लेटी थी, स्नान में भीगी हुई। उसके दिमाग में सिद्धार्थ वर्धन के वे शब्द घूम रहे थे कि देवज्योति समूह और जयंत समूह के गठबंधन ने उसे कितना अभिभूत कर दिया था। उसने अपना फोन उठाया और फतेह सिंह को फोन किया। सुनो, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हो। हमने पहले ही साफ सहमति दी थी, मैं तुम्हें जानवी दिलवाऊंगी और तुम मुझे सिद्धार्थ वर्धन दिलवाओगे। अब तुमने उसे पहले ही पा लिया है, क्या तुम बदला लेने के लिए विराट समूह को निशाना बना रहे हो? दूसरी ओर का आदमी हंसा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे वादों के बारे में बात करने के लायक हो? फतेह सिंह क्रोधित होकर चंचल बाथटब से सीधी खड़ी हो गई, फोन पर चिल्लाते हुए, तुम अपना वचन तोड़ रहे हो, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मेरे बिना क्या तुम जानवी का दिल जीत सकते थे? अब तुम पुल जला रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं जानवी को बता दूंगी कि तुम एक भले आदमी लगते हो लेकिन वास्तव में एक धोखेबाज खलनायक हो? क्लिक। कॉल अचानक समाप्त हो गया। हताश और क्रोधित होकर चंचल गुर्राई, तुम कमीने, मैं तुम्हें इससे दूर नहीं जाने दूंगी। उसने जितेंद्र को फोन किया, लाइन लगातार व्यस्त थी। क्या हो रहा है? संगठन से विशेष माध्यमों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए चंचल जल्दी से बाथरूम से निकली, कपड़े बदलने और जाने की तैयारी करते हुए तौलिए में लपेटी हुई थी, तभी एक परछाई गुजरी और उसे जबरदस्ती बिस्तर पर धकेल दिया गया। उसका तौलिया जबरदस्ती खोल दिया गया। चंचल चिल्लाई, बचाओ। साथ ही बत्तियां बुझ गईं। संगठन की एक सदस्य होने के नाते वह कभी भी अपने पेशेवर कौशल को नहीं भूली। तुरंत अपनी स्थिति को समायोजित किया और अंधेरे के क्षण के दौरान शांत रही। आदमी को उसके निचले शरीर पर जोर से लात मारी, नाइट स्टैंड की ओर लुढ़की, एक नुकीला चाकू पकड़ा और उसे उसकी ओर मारा। अगर तुमने मेरा फायदा उठाने की हिम्मत की तो पहले मर जाओ। चाकू के मांस को छेदने की अपेक्षित आवाज नहीं गूंजी। उसके प्रतिद्वंद्वी की चपलता उसकी बराबरी की थी। जोर से उसके एक हाथ को रोकते हुए उसे जल्दी से रजाई में लपेट दिया, उसे नीचे दबा दिया। पलक झपकते ही बत्तियां फिर से जल उठी और चंचल ने घुसपैठिए को देखा। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। गंजा सिर वाला अब एक आंख वाला हो गया था। सिद्धार्थ वर्धन ने उसकी एक आंख बर्बाद कर दी थी।
वह विचित्र, भयावह रूप से धमकी भरा लग रहा था। उसका पूरा अस्तित्व शत्रुता की एक अजीब आभा बिखेर रहा था, चंचल को सचेत करते हुए कि वह उसके लिए यहाँ था। अभी हमला मत करो, मुझे समझा लेने दो। ऐसी स्थितियों में अन्य महिलाओं के विपरीत उसने कपड़े उठाने और खुद को ढंकने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने एक मोहक मुस्कान डाली, रजाई खोली, अपनी शानदार आकृति का प्रदर्शन किया और गंजे सिर वाले को आंख मारी। गंजे सिर वाले को लगा कि उसका निचला शरीर गर्म हो गया है। वह फुसलाने में माहिर थी। एक साधारण नजर या हरकत ने उसके सबसे मनमोहक पहलुओं को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। कोई भी आदमी उसके प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। गंजे सिर वाले ने मोटे तौर पर निगला, हाथ में छोटा ब्लेड, यह मोहक चाल काम नहीं करेगी, यह मत सोचना। अगर तुमने संगठन को धोखा नहीं दिया होता, मुझे सिद्धार्थ वर्धन की दया पर छोड़ दिया होता, तो मैं इस दयनीय स्थिति में नहीं होता। चंचल, मैं आज तुम्हारी जान लेने आया हूँ। वह आगे बढ़ा। चंचल के पैर के अंगूठे उसकी श्वासनली के खिलाफ दबाए गए। तुम क्या कर रहे हो? क्या सच में अपने पुराने प्रेमी को नुकसान पहुंचाने का इरादा है? कभी भी हमारे अंतरंग इतिहास को मत भूलो, अनगिनत दिन और रातें। मैंने पहले कहा है, सिद्धार्थ वर्धन के साथ रहना कभी मेरा इरादा नहीं था। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? उसने जादूगरी से अपने दोषरहित नैन नक्श प्रदर्शित किए, लुभावनी रूप से अपने लाल होठों को काटा। इसके अलावा कुछ हिस्से केवल तुम्हारे बारे में सोचते हैं। कोई और आदमी उन्हें छुआ नहीं चाहता। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बिना मैं कितनी दुखी थी। लेकिन मैंने चुपचाप अपने दिल में कसम खाई थी, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं विराट समूह को गिराकर तुम्हारा बदला लूंगी। गंजे सिर वाले ने भौं उठाए। उसकी साजिश को पहचानते हुए चंचल ने अपने लंबे पैरों को उसके चारों ओर उलझा लिया, उसके सीने के खिलाफ कसकर दबाया। मेरे दिल की धड़कन सुनो, क्या ये तुम्हें मुझ पर विश्वास करने के लिए नहीं कहती है? अगले ही पल, जैसे ही गंजे सिर वाले ने उसकी पीठ की ओर हाथ बढ़ाया, कहीं से चंचल ने एक छोटा चाकू निकाला और तेजी से उसके गले पर वार किया। बिजली की गति से खून बह निकला। एक छींटा पूरे होटल के कमरे को लाल कर दिया। चंचल ने लापरवाही से अपने गले लगे निर्जीव शरीर को एक तरफ धकेल दिया। उसका भाव उदासीन था, जैसे कि किसी महत्वहीन चीज को ब्रश कर रही हो। उसकी पहले की मनमोहक नजर अब बर्फीली ठंडी थी। उसने अपने होंठ के कोने से खून चाटा, जमीन पर पड़े उस आदमी को ठंडी मुस्कान के साथ नीचे देखा जो अपनी गर्दन पकड़े हुए था, सांस लेने से ज्यादा हाँफ रहा था। अविश्वास में आंखें चौड़ी थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, एक सुंदर स्त्री की गोद में नायक की कब्र होती है, और तुम एक मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं हो। मुझे छूने की हिम्मत? चंचल ने अपनी आंखें घुमाई और कपड़े पहने जैसे कि गंजे सिर वाले के गले से खून उबल रहा था। बुद्धिहीन मूर्ख, एकाग्र सरल दिमाग वाला, तुम सिद्धार्थ वर्धन से कैसे तुलना कर सकते हो? अभी भी सोच रहे हो कि तुम मुझे पा सकते हो? हास्यास्पद। चंचल ने उसके शरीर को ठोकर मारी, उसकी चीजों को खोजना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। लगता है कि भागने से पहले उसे गंभीर यातना सहनी पड़ी थी। उसने सिद्धार्थ वर्धन द्वारा जानबूझकर उसे जाने देने पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। धिक्कार है, कुछ नहीं। उसने एक तस्वीर ली और सिद्धार्थ वर्धन को भेज दी, अपनी उपलब्धि पर गर्व करने के लिए। जितेंद्र कमरे में लौटा और उसने पाया कि उसका अच्छा दोस्त गंजा सिर वाला गायब था। धिक्कार है। उसने तुरंत एक फोन कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन दूसरी ओर का व्यक्ति जवाब देने में धीमा था। बीप बीप। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाला था, उसने तिजोरी से एक आवाज सुनी। गुप्त दल के प्रबंधन के एक हिस्से के रूप में उसने अंदर कुछ असामान्य महसूस किया और सावधानी से उसकी जांच करने के लिए पास पहुंचा। अंदर एक अलार्म था। वाह, मुझे लगा कि यह एक बम है। ये कमीना। अलार्म निकालते हुए उसने एक बक्सा और नीचे दबा हुआ एक नोट देखा, जिससे जितेंद्र को एक बुरा एहसास हुआ। उसने नोट खोला, जिस पर लिखा था, मैं वह कर रहा हूं जो मुझे करने की जरूरत है, और कुछ चीजें केवल मुझे ही करनी चाहिए। मूर्ख। जितेंद्र ने गलती से जमीन पर बक्से को गिरा दिया, जिससे अंदर एक छोटा, अति सुंदर जासूसी उपकरण सामने आया। यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। जितेंद्र की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। ये है पश्चिमी देश। सिद्धार्थ वर्धन पूरे दिन व्यस्त रहा था और अभी अभी अपना फोन देखने के लिए लेटा था। उसने चंचल का एक संदेश देखा, जिसे फिर वापस ले लिया गया था। उसने नहीं देखा कि वह क्या था और जवाब देने की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने खुद को जानवी के साथ अपनी बातचीत पर विचार करते हुए पाया। उसने एक संदेश भेजा, क्या तुम ठीक हो? एक लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह बड़े अक्षरों के बगल में चमक रहा था। निस्संदेह उसे ब्लॉक कर दिया गया था। अकृतज्ञ दुर्जन। सिद्धार्थ वर्धन ने बुदबुदाया और फोन को एक तरफ फेंक दिया। तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। निदेशक सिद्धार्थ, एक बड़ी समस्या है। यशवंत ने बाहर से सिर हिलाया। दरवाजा खुला। सिद्धार्थ वर्धन का अत्यधिक अप्रसन्न सुंदर चेहरा सामने आया। अंदर आओ और बोलो। यशवंत को बहुत पसीना आ रहा था। वह निदेशक सिद्धार्थ के आराम में खलल नहीं डालना चाहता था, लेकिन यह वास्तव में एक बड़ी समस्या थी। जितेंद्र तुमसे मिलना चाहता है। चंचल का विश्वसनीय सहयोगी। यशवंत ने सिर हिलाया। हाँ, वह वही है, तो उसे अंदर आने दो। जैसे ही शब्द बाहर आए, जितेंद्र बाहर से उत्सुकता से अंदर घुस आया। निदेशक सिद्धार्थ सच में एक जगह चुनना जानते हैं। वह बिना रुके यहाँ भागा आया था। सिद्धार्थ वर्धन एक हाथ से अपनी ठोड़ी पकड़े हुए अपने फोन से छेड़छाड़ कर रहा था। उसने एक नजर भी नहीं डाली। अपनी बात सीधे कहो। गंजा सिर वाला मर चुका है। सिद्धार्थ वर्धन ने एक भौं उठाई। तुम बहुत खुश हो, है ना?
उसने यह आत्मघाती कार्य केवल इसलिए किया क्योंकि तुमने उसे हेरफेर किया और वह तुम्हें ये देने के लिए मर गया। 7 फुट लंबे आदमी की आंखें इस क्षण लाल हो गईं। जितेंद्र ने गुस्से में अपने हाथ में रखा छोटा बक्सा सिद्धार्थ वर्धन की ओर फेंक दिया। सिद्धार्थ वर्धन ने उसे पकड़ा और उसे मजबूती से पकड़ा। उसे खोलने पर उसने एक अत्याधुनिक क्रिस्टल जड़ित जासूसी उपकरण देखा। उसने ये तुम्हें दिलवाने के लिए अपनी जान का सौदा किया। सिद्धार्थ वर्धन, तुम्हें अब बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। तुम लोगों को भड़काने में उत्कृष्ट हो। क्रूरता के मामले में हम में से कोई भी जो गुप्त दल से आया है, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। प्रसिद्ध निदेशक सिद्धार्थ निश्चित रूप से नाम के लायक हैं, लोगों को तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार करते हैं। क्या यह उसकी मूर्खता नहीं है? सिद्धार्थ वर्धन ने कोल्डली मुस्कुराया, जितेंद्र की नैतिक आलोचना को पूरी तरह से खारिज करते हुए। जितेंद्र के चेहरे को धीरे धीरे गहरा होते देखकर सिद्धार्थ वर्धन, मुझ पर गुस्सा होने के बजाय तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे अच्छे भाई ने मरने से पहले इसे तुम्हें नहीं बल्कि मुझे क्यों सौंपा? सिद्धार्थ वर्धन ने अपनी तेज नजर उठाई और उसकी काली पुतलियों ने एक अदृश्य दबाव डाला, जबरदस्ती समर्पण कराते हुए। जितेंद्र ने कभी भी किसी से इतना मजबूत दबाव महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि पूर्व फतेह नमन से भी नहीं। यह मेरी अक्षमता है। उसने सिर झुका लिया। यशवंत ने इशारा किया, चून की चीज सौंप दी गई है, तुम जा सकते हो। निदेशक सिद्धार्थ से इस तरह बोलने की हिम्मत करना और फिर भी बिना चोट के चले जाना, वह सचमुच भाग्यशाली था। जितेंद्र ने एक गहरी सांस ली, सिद्धार्थ वर्धन को एक लंबी नजर दी और बड़े कदमों से दूर चला गया। वह दरवाजे पर रुका, अचानक गतिहीन हो गया। वह जहरीली औरत, चंचल, सबसे अच्छा होगा अगर निदेशक सिद्धार्थ उससे जल्द ही निपट लें, या मुझे डर है कि मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा और उसे मार दूंगा। क्या तुम में उसे मारने और फिर भी यहाँ खड़े होकर ऐसी बातें कहने की हिम्मत है? सिद्धार्थ वर्धन ने तिरस्कार के साथ बात की। जितेंद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम बहुत अहंकारी हो। अहंकार में योग्यता है। उस वाक्य ने जितेंद्र को पूरी तरह से विफल कर दिया और उसने अपने हाथ गिरा दिए। मुझे गंजे सिर वाले का बदला लेने दो और इसके बाद गुप्त दल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और मैं भी चला जाऊंगा। चंचल मेरी महिला है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने में मदद करूंगा? जितेंद्र हंसा। निदेशक सिद्धार्थ, क्या आप अपने ही शब्दों पर विश्वास करते हैं? उसकी आंखों में मजाक झलक रहा था। ऐसे कचरे पर यह संभावना नहीं है कि आप उस पर एक नजर भी डालेंगे। एक बाहरी व्यक्ति जानता था कि वह चंचल की कभी परवाह नहीं करेगा, फिर भी जिस महिला की वह सबसे ज्यादा परवाह करता था, वह सोचती थी कि वह अंधा है, किसी को भी स्वीकार कर रहा है। सिद्धार्थ वर्धन ने एक भौं उठाई। वापस जाओ और मेरे संदेश का इंतजार करो। और कोई अनावश्यक शब्द नहीं। सहयोग पहले ही पहुंच चुका था। सिद्धार्थ वर्धन ने कहीं से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया, अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए अपने हाथ में सिग्नल रिसीवर की सावधानीपूर्वक जांच की। यशवंत ने जब इसे देखा तो हाँफ उठा। क्या ये नवीनतम जासूसी उपकरण है जिसे गुप्त दल ने तब चुराया था जब उन्होंने उस अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रतिभा की हत्या की थी? 1 साल पहले गुप्त दल ने सटीक उपकरण में एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ को मार डाला था। उस आदमी ने चुपचाप अपने खाली समय में एक सरल लघु जासूसी उपकरण बनाया था जिसने सभी को चकित कर दिया था। अफवाह थी कि उपकरण चावल के दाने के आकार का था, मानव शरीर में एम्बेड किया जा सकता था, थोड़ा दर्द होता था, 4 घंटे के भीतर हटाया नहीं जा सकता था और उसके बाद त्वचा के साथ फ्यूज हो जाता था, सबसे परिष्कृत छिपकर सुनने का उपकरण बन जाता था। उस समय वैज्ञानिक ने केवल इस अवधारणा का प्रस्ताव दिया था। अप्रत्याशित रूप से ये बनाया गया था और गुप्त दल द्वारा गुप्त रूप से छिपाया गया था। अधिक सटीक रूप से ये गंजे सिर वाले द्वारा छिपाया गया था, फतेह नमन तक भी नहीं पहुंचा था। गुप्त दल में लोग सचमुच विभाजित थे, कुछ भी करने की हिम्मत रखते थे। यशवंत समझ गया कि जितेंद्र ने क्यों कहा कि उसके भाई ने इस उपकरण के लिए अपनी जान का सौदा किया। अपने पिछले अनुमान के आधार पर यह वही साथी होना चाहिए जिसने चंचल पर बदला लेने के लिए हमला किया, उससे लड़ाई की और हाथापाई के दौरान चुपचाप उपकरण को उसकी त्वचा के ऊतक में एम्बेड कर दिया। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि चंचल इतनी मजबूत होगी और अंत में वह खुद मारा गया। निदेशक सिद्धार्थ, इस उपकरण के साथ आपको पता चलेगा कि चौथे स्वामी कहाँ हैं। ये सही है। जय सिरिन ने सिर्फ एक पत्र चुपचाप नहीं छोड़ा और भारत से चले गए, बल्कि वह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। पिछली रात उसने सिद्धार्थ वर्धन से मुलाकात की थी और कुछ अजीब बातें कही थी जिसने अभी भी सिद्धार्थ वर्धन को संदेह में छोड़ दिया था। पलक झपकते ही जय सिरिन पूरी तरह से गायब हो गया। यह उसे संदेह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था कि जय सिरिन के साथ कोई घटना हुई है। इसके लिए उसने चंचल को अपने पास रखा, जय सिरिन के बारे में सुराग खोजने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसने कुछ निशान पाए, लेकिन दादाजी के मामलों के कारण इसमें रुकावट आ गई। असल में मुझे आपके लिए यह बिल्कुल भी योग्य नहीं लगता। आप जानवी के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और वह आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, फतेह सिंह के साथ मिली हुई है। सचमुच ज्यादा है। सिद्धार्थ वर्धन ने गहरी सांस ली। जो मैं जयंत परिवार का कर्जदार हूँ, एक बार चुकाने के बाद कोई और संबंध नहीं रहेगा।